अध्याय 211। जब से किन युन तीसरे जिले में दाखिल हुआ था, उसे कभी कभी दूर से जानवरों की दहाड़ सुनाई देती थी। उसने अपनी सतर्कता पूरी तरह बढ़ा दी थी, क्योंकि जैसे ही उसे किसी जादुई जानवर की मौजूदगी का आभास होता, वह तुरंत प्रतिक्रिया दे पाता। क्या आत्मा का पीछा करने वाले तावीज में कोई समस्या है? जिस दिशा की ओर आप मुझे इशारा कर रहे हैं वह दूसरे जिले की दिशा है। क्या यिन शेंग दूसरे जिले में है? किन युन ने आत्मा का पीछा करने वाले ताबीज को देखा, जो पहले शहर की गहराइयों की ओर धीरे धीरे तैर रहा था। वह सोच में पड़ गया कि क्या उसे उसका पीछा जारी रखना चाहिए। अगर रात में जब मैं अपनी छाया शक्ति का प्रयोग करता तो जादुई जानवर निश्चित रूप से ध्यान नहीं देते। भले ही दूसरे जिले में कई शक्तिशाली जादुई जानवर हों, फिर भी मैं छिप सकता हूं और पकड़ा नहीं जा सकता। अंततः किन युन ने दूसरे जिले की ओर जाने का निर्णय लिया। रात में वह अंधेरे में छिपकर दूसरे जिले की ओर भाग गया। वह पहले दूसरे जिले में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन तीसरे जिले में पहुंचने पर उसे कई शक्तिशाली जादुई जानवरों के झुंड का सामना करना पड़ा। चूंकि तीसरे जिले के जादुई जानवर आमतौर पर ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए वह अंदर जाने से हिचकिचा रहा था। अब वह जानता था कि यिन शेंग दूसरे जिले में था और उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भोर होते ही किन युन ने अपनी मानसिक शक्ति को मुक्त कर दिया। उसे आसपास एक जादुई जानवर का आभास हुआ। यह एक आत्मिक जानवर था। मुझे इस जादुई जानवरों के इलाके को जल्द से जल्द छोड़ना होगा। वह जल्दी से रास्ता बदलकर चला गया और जब आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो गया तो उसने एक तहखाना ढूंढा और उसमें छिप गया। आखिरकार उसके पास केवल 7वें स्तर के मार्शल बॉडी की साधना ही थी। दिन के उजाले में वह छाया शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। अगर कोई जादुई जानवर उसे देख लेता तो ये बेहद खतरनाक होता, इसलिए उसे दिन में छिपना पड़ता था। यहाँ की ज्यादातर इमारतों में बहुत गहरे तहखाने होते थे, जिनका इस्तेमाल खाने पीने, शराब और दूसरी चीजें रखने के लिए किया जाता था। उसके लिए छिपे हुए तहखाने ढूंढना बहुत आसान था। दिन के समय किन युन तहखाने में छिप जाता था और अपना खाली समय ताबीज बनाने में बिताता था। वह जो तावीज बना रहा था वे सभी उच्च श्रेणी के जानवरों की खाल के तावीज थे। केवल इस स्तर के तावीज ही कक्षा 9 के जादुई जानवर से निपट सकते थे। उच्च श्रेणी के पशु त्वचा का ताबीज बनाने में बहुत समय और बहुत प्रयास लगेगा। किन युन द्वारा ताबीज बनाने के आधे दिन बाद उसे अचानक एक कमजोर कंपन महसूस हुआ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह तावीज बनाने में लगा रहा। बाहर भले ही काफी चहल पहल हो, क्योंकि अब दिन का उजाला हो चुका था, फिर भी बाहर निकलना खतरनाक था। दिन के समय किन युन अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा नहीं सकता था। अगर उसका सामना किसी शक्तिशाली जादुई जानवर से होता तो वह आसानी से अपनी जान गंवा सकता था। जब किन युन ने उच्च श्रेणी का शरीर सुरक्षा तावीज बनाना समाप्त किया, तब तक रात हो चुकी थी। उस दिन से लेकर अब तक हल्के झटके रुक रुक कर आ रहे थे। खासकर अब कंपन पहले से ज्यादा तेज था। दूर कहीं कोई बड़ी लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत देर तक चली। क्या हो सकता है कि जादुई जानवरों के दो समूह अभी लड़ रहे हों? किन युन ने जानवरों की खाल से शरीर सुरक्षित करने वाले तावीज का निरीक्षण किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने उसे रख लिया। उन्होंने आत्मा का पीछा करने वाला ताबीज निकाला, यान शेन का स्थान निर्धारित किया और तुरंत रवाना हो गए। रात घनघोर अंधेरी थी। किन युन अंधेरी रात में किसी परी की तरह था। अंधेरे के अवतार की तरह उसने खुद को पूरी तरह से अंधेरे में छिपा लिया और आगे की ओर दौड़ पड़ा। अजीब बात है, मुझे लग रहा है कि भूकंप और तेज होता जा रहा है। क्या मैं युद्ध स्थल के पास पहुंच रहा हूं? किन युन ने हवा को महसूस करते हुए आसमान में उमड़ते बादलों को देखा। उसे मन ही मन लगा कि यिन शेंग और उसके साथी शायद जानवरों के झुंड से लड़ रहे हैं। उसका दिल शक और आशंका से भर गया। उसने अपनी गति तेज कर दी और जमीन पर दौड़ने लगा। लगभग 4 घंटे बाद उसने अपने सामने जानवरों की दहाड़ सुनी तो उसने जल्दी से आत्मा का पीछा करने वाला ताबीज निकाल लिया। आत्मा का पीछा करने वाले ताबीज को चमकते हुए देखकर वह मन ही मन प्रसन्न हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, यिन शेंग मेरे सामने ही है। किन युन ने आत्मा का पीछा करने वाला ताबीज अपने पास रखा और अपनी गति धीमी कर दी। उसने अपनी सतर्कता बढ़ा दी और युद्ध क्षेत्र के सामने पहुंच गया। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, उन्हें रेत और धूल के गुबार दिखाई दिए। साथ ही घना धुआं और एक जादुई जानवर की बहुत मजबूत आभा भी थी। उनके सामने घनी धूल और धुएं के बीच समय समय पर रोशनी की चमक दिखाई देती थी। यह एक मार्शल दाव क्षेत्र साधक है और एक से ज्यादा साधक हैं। किन युन मन ही मन घबरा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यिन शेंग इतने सारे मार्शल दाव क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ होगा। वह ये भी समझ गया कि यिन शेंग ने तीसरे जिले में कदम रखने की हिम्मत क्यों की। किन युन ने अपनी गति धीमी की और आत्मा का पीछा करने वाला ताबीज निकाला। एक बार फिर उसने यिन शेंग की दिशा निर्धारित की। इसकी पुष्टि करने के बाद उसने अपनी गति बढ़ा दी और सावधानीपूर्वक गाड़ी को आगे बढ़ाया। बहुत जल्दी ही वह तीव्र युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। चारों तरफ रेत और धूल थी, पत्थर और मिट्टी उड़ रही थी। लड़ाई बेहद भीषण थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन युन ने अंधेरी रात में अपनी उपस्थिति को बेहतर ढंग से छुपा लिया था। उनकी इस टीम में कम से कम 3 मार्शल दाव दायरे के मार्शल कलाकार हैं। उन्हें एक आत्मा दानव जानवर से निपटना चाहिए, वरना इतना हंगामा नहीं होता। किन युन ने यिन शेंग की आभा को समझने के लिए अपनी मानसिक शक्ति को मुक्त करते हुए विचार किया।
जल्द ही उसने यिन शेंग का पता लगा लिया। यिन शेंग और 8वें या 9वें स्तर के कुछ अन्य योद्धा कुत्ते के आकार के जादुई जानवरों से लड़ रहे थे। कुत्ते के आकार के ये जादुई जानवर 2 से 3 मीटर लंबे, चमड़े के कवच से ढके और कुछ मीटर लंबी, बड़ी, कांटेदार पूंछ वाले होते थे। वे आसानी से सिकुड़ सकते थे और हमला करते हुए आजादी से घूम सकते थे। अचानक एक कुत्ते के आकार का जादुई जानवर अपनी पूंछ हिलाने लगा, जिससे बड़ी मात्रा में कांटे बाहर निकलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उस कील में किसी प्रकार की ऊर्जा हो। उसे बाहर फेंके जाने के बाद धमाके की आवाजें निकलीं। रुको! पलक झपकते ही आसपास की कई इमारतें ढह गईं और धूल का गुबार उठ गया। यिन शेंग ने कुछ तूफानी ताबीज फेंके, जिससे धूल हवा में उड़ गई। तभी एक कुत्ते के आकार का जादुई जानवर अपने नुकीले दांत दिखाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। किन युन ने शरीर को सुरक्षित रखने वाले ताबीज को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। उसे विश्वास नहीं था कि वह सफल हो पाएगा और उसे ये भी चिंता थी कि उसके साथी को पता चल जाएगा। कुत्ते के आकार के ये जादुई जानवर दोनों ही कक्षा 9 के जादुई जानवर थे, इसलिए उनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज थी। अगर उन्हें निशाना बनाया जाता तो अच्छी बात नहीं होती। अभी तक उसे कोई अच्छा अवसर नहीं मिला था, इसलिए वह केवल निरीक्षण ही कर सकता था। किन युन, जो ध्यान से देख रहा था, अचानक किसी के पास आने का एहसास हुआ। वह घबरा गया और उस दिशा में देखने लगा जहाँ से आभा आ रही थी। उसने चांदी के कवच पहने एक युवक को देखा। किन युन ने खुद को अंधेरे में छिपाने के लिए छाया शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसे पकड़ लिया गया लगता था। यही वजह थी कि वह घबरा गया था। चांदी के कवच वाला वह आदमी लगभग 20 साल का था और उसकी साधना 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में थी। उसके यहाँ प्रकट होने का एक ही कारण था, वह यिन शेंग की ही टीम में था और उसका दर्जा भी कम नहीं था। भूत जानवर! चांदी के कवच वाले आदमी ने ऐसा कहने के बाद किन युन पर एक हल्का सुनहरा जाल फेंका। किन युन घबरा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चांदी के कवच वाले आदमी ने उसे सचमुच खोज लिया है। इसके अलावा जो जाल फेंका गया था, वह भी एक बहुत अच्छी आत्मा की कलाकृति थी। हालांकि पहले तो वह बच निकला, लेकिन वह जाल बहुत अजीब था। वह उतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसे दबाया गया तो वह अचानक बहुत बड़ा हो गया और अवरोध की शक्ति को मुक्त कर दिया। किन युन तुरंत 100 मीटर आगे निकल गया, लेकिन फिर भी फंसा रहा। उसके फंस जाने के बाद जाल धीरे धीरे सिकुड़ गया और उसमें से बिजली की चमक निकलने लगी। जनरल यिन, मैंने एक मछली पकड़ी। हा हा हा! चांदी के कवच वाला युवक हंसा। राजकुमार, तुम बाहर क्यों आए? ये बहुत खतरनाक है। चिंता से भरे चेहरे के साथ यिन शेंग दौड़कर आया और चिल्लाया, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। वह चांदी के कवच वाला युवक कोई और नहीं बल्कि तियानलिंग साम्राज्य का युवराज लिंग युआन था। लिंग युआन का घमंडी चेहरा झुंझलाहट से भर गया। उसने जाल पकड़ा और किन युन को साथ लेकर यिन शेंग के पीछे युद्धभूमि से दूर चला गया। किन युन के फंस जाने के बाद उसे जाल से बिजली का झटका लगा। शुक्र है कि उसके अधोलोक सूर्य की आंतरिक युआन ऊर्जा ने एक विघटनकारी ऊर्जा छोड़ी जिसने बिजली को तितर बितर कर दिया और उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। यिन शेंग ने लिंग युआन के साथ युद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद चेतावनी दी, राजकुमार, हमने महामहिम से वादा किया था कि हम आपको यहाँ लाएंगे, लेकिन आपको हमारा सहयोग करना होगा। युद्ध क्षेत्र से दूर रहना ही सबसे सुरक्षित है। लिंग युआन ने अपने हाथों में पकड़े हुए व्यक्ति को जमीन पर फेंक दिया और आत्मसंतुष्ट होकर हंसा, देखो मैंने क्या पकड़ा। ऐसा लग रहा है कि यह कोई इंसान है। किन युन के फंस जाने के बाद छाया बल गायब हो गया और उसकी पोल खुल गई। यिन शेंग ने जब किन युन का चेहरा देखा तो उसका चेहरा तुरंत सदमे से भर गया। फिर गुस्से से भरकर वह चिल्लाया, यह असल में यही आदमी है। ये वही हैं, इन्हीं की वजह से हम पर भेड़ियों का हमला हुआ और हमारे कई योद्धा मारे गए। इतना कहकर यिन शेंग ने किन युन को जोर से लात मारी। उसने तारीफ करते हुए कहा, राजकुमार वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। उन्होंने उस कमीने को पकड़ लिया है जिसकी हम कब से तलाश कर रहे थे। लिंग युआन ने किन युन के चेहरे को ध्यान से देखा और आश्चर्य से कहा, वह किन युन है। मैंने उसका चित्र देखा है। वह व्यक्ति किन युन है। यिन शेंग दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रसिद्ध किन युन उसकी आंखों के सामने होगा। अच्छा, ये तो कमाल है। हा 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 हा! लिंग युआन खिलखिलाकर हंसा, जब तक मैं किन युन को मार दूंगा मैं मशहूर हो जाऊंगा। हम अपने तियानलिंग साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए यहाँ व्यर्थ नहीं आए हैं। जब यिन शेंग ने ये सुना तो वह हंसा और फिर किन युन को लात मारी। उसने कहा, क्या देख रहे हो, हमारे तियानलिंग साम्राज्य का युवराज लिंग जुआन वू अकादमी के प्रमुख का पोता है। किन युन ने यिन शेंग की तरफ देखा, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। यही वो आदमी था जिसने मेंग फीलिंग और सिस्टर ली को लगभग मार ही डाला था। ये सोचकर कि मेंग फीलिंग इतनी कमजोर और घायल कैसे दिख रही थी, उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। हा हा हा! सबसे ताकतवर राजकुमार, और जियो युएलन से शादी भी कर ली। अब जब तुम मेरे हाथों में पड़ गए हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। लिंग युआन खिलखिलाकर हंसा और किन युन को बेरहमी से लात मारी। एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति को पीड़ा देने से लिंग युआन को श्रेष्ठता की भावना मिली और जितना अधिक वह सोचता उतना ही अधिक अभिमानी बन जाता। आराम से मत रहो। किन युन गुस्से से दहाड़ा और एक जलता हुआ ताबीज बाहर फेंका। इससे एक भयंकर आग भड़क उठी। हा, तुम्हारा फटा हुआ अग्नि ताबीज मेरी उच्च श्रेणी की आत्मा कलाकृति को भी नहीं जला सकता। लिंग युआन जोर से हंसा और हथेली के प्रहार से आग बुझा दी। यिन शेंग बगल से देख रहा था और कभी कभी हंसते हुए किन युन को लात मार रहा था। किन युन ने लात से होने वाले दर्द को सहन किया और दूर गिरे कृपाण पर ध्यान केंद्रित किया।
उसने अभी अभी आत्मासार कृपाण को जाल के छेद से छोड़ा ही था कि उसने ज्वाला ताबीज को सक्रिय कर दिया। तियान लिंग साम्राज्य के युवराज, अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो तुम्हारा भी हाल क्यू यू और किन जेनफेंग जैसा हो जाएगा। किन यून ने लिंग युआन के हंसते हुए चेहरे को देखा और दांत पीस लिए। उसने शाही आत्मा तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगाकर आत्मासार कृपाण को उड़ने पर काबू किया। यिन शेंग ने भी कृपाण के तीव्र घुमाव को नोटिस किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कृपाण घूमकर लिंग युआन की गर्दन के पार चली गई और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब यिन शेंग ने जमीन पर सिर देखा तो उसके दोनों पैर लड़खड़ा गए और वह लगभग जमीन पर गिर गया। तियान लिंग साम्राज्य के युवराज की मृत्यु हो गई थी। लिंग युआन की धारणा बहुत मजबूत थी, इसलिए वह पहले से ही किन यून द्वारा छाया बल का उपयोग करने को महसूस कर सकता था। हालांकि वह पहले किन यून पर हमलों में इतना मग्न था और यिन शेंग के साथ होने के कारण उसने अपनी सतर्कता कम कर दी थी और पीछे से उड़ती हुई तलवार पर ध्यान नहीं दिया। वेब पर लिंग युआन के नियंत्रण के बिना किन यून जल्दी से मुक्त हो गया और जल्दी से एक बॉडी सिक्योरिंग तावीज फेंक दिया, जिससे यिन शेंग को जगह में लॉक कर दिया गया। अध्याय 212। यिन शेंग को लगा कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा है। अचानक उसे याद आया कि किन यून एक शिलालेख गुरु था। इसके अलावा उसने कई उच्च स्तरीय आत्मा शिलालेखों को भी ग्रहण किया था। अब उस पर एक शरीर रक्षा तावीज की शक्ति का प्रभाव पड़ा। जब उसने देखा कि युवराज का सिर उसके धड़ से अलग हो गया है और वह हिलने डुलने में असमर्थ है, तो वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे मत मारो। किन यून ने यिन शेंग की तरफ देखा, जिसका चेहरा निराशा से भरा था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुमने हमें बार बार मारने की कोशिश की और मैं लगभग मर ही गया था। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता था। इन शब्दों के साथ आत्मासार कृपाण उड़ गया और यिन शेंग को काट डाला। किन यून ने यिन शेंग और लिंग युआन से भंडारित कलाकृतियां और कुछ अग्नि तावीज निकाले। उन्हें दोनों लाशों पर फेंककर जल्दी से वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद एक बूढ़ा मार्शल दाव क्षेत्र का साधक आया और आग बुझा दी। जब उसने यिन शेंग और लिंग युआन की लाशें देखी तो वह गुस्से से चिल्ला उठा। किन यून ने स्वयं को तीव्र युद्ध से तुरंत दूर कर लिया, लेकिन फिर भी उसने दूर से एक क्रोधित दहाड़ सुनी। आह भरने के बाद उसने मन ही मन सोचा, सौभाग्य से मैं तेज दौड़ सकता हूँ। पहले शहर के दूसरे जिले में प्रवेश करने से पहले किन यून कुछ घंटों तक लगातार दौड़ता रहा, जिससे आकाश चमकने ही वाला था। दूसरे जिले में प्रवेश करते ही उसे यहाँ का माहौल बेहद भयावह लगने लगा। बीच बीच में किसी भूत प्रेत का सा आभास होता। सबसे डरावनी बात ये थी कि कभी कभी जादुई जानवर हवा में उड़ते हुए गुजरते थे। भोर होने से पहले किन यून एक ढही हुई पत्थर की इमारत में घुस गया और तहखाने में छिप गया। दूसरा जिला तो भयानक है। यहाँ जादुई जानवर बढ़ते जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि इस इलाके में कोई इंसान भी है या नहीं। किन यून ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी ऊर्जा संचित करने और उसे फिर से भरने के लिए नौ यांग ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। दूसरे जिले में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत सघन थी, इसलिए पहले और दूसरे जिले में कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार एकत्रित थे। ऐसा कहा जाता था कि वहाँ कई मार्शल दाव साधक भी थे। प्रथम नगर किसी भी साम्राज्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं था, इसलिए ये देखा जा सकता था कि यह इतना सरल नहीं था। ये जानना जरूरी है कि कई साम्राज्यों के सबसे बड़े दुश्मन पहले शहर में ही छिपे रहते थे। हालांकि इनमें से किसी भी मार्शल आर्ट परिवार ने पहले शहर में बदला लेने की हिम्मत नहीं की। भाई ली ने पहले कहा था कि कुछ लोग थे जिन्होंने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस को नाराज किया था और यहाँ छिपे थे। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस भी पहले शहर से निपटने में असमर्थ था। किन यून को अचानक लगा कि पहला शहर इतना आसान नहीं था, खासकर बीच का पहला जिला कुछ छुपा रहा था। आराम करने के बाद उसने यिन शेंग और लिंग युआन के भंडारण बैग निकाले। इन दो भंडारण थैलों पर रक्त के किसी भी प्रकार के निशान नहीं थे, इसलिए अन्य लोग जो चाहें ले सकते थे। 8वें या 9वें चरण के कई जादुई कोर हैं। इन्हें मिलाकर इन्हें 100 मिलियन से ज्यादा जुबान पॉइंट्स में बदला जा सकता है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये पहले शहर में काफी समय से मौजूद हैं। किन यून ने स्टोरेज बैग में रखे जादुई कोर को देखा और मन ही मन खुश हुआ। इन सब के अतिरिक्त उसके पास जो जादुई कोर थे उन्हें 150 मिलियन में बदला जा सकता था, जो कि वज्र स्पिरिट मैरो की एक बोतल से 50 मिलियन अधिक था। उसने अपने औजार निकाले और ताबीज बनाने शुरू कर दिए। सुपीरियर ग्रेड बॉडी सिक्योरिंग ताबीज जो उसने पहले इस्तेमाल किया था काफी असरदार था। 8वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे में एक मार्शल कलाकार से निपटना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। इस समय दूसरे जिले में कई जादुई जानवर उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन अब उस पर वे उच्च श्रेणी के आत्मा चिन्ह नहीं है, जिससे वह असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस समय उसके पास जल्दबाजी में उच्च श्रेणी के स्पिरिट अंक अंकित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कम से कम यह महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान कुछ काम आ सकता है। किन यून जुआन पॉइंट्स के बदले जादुई कोर प्राप्त करने की जल्दी में था, इसलिए वह पहले शहर की गहराई में प्रवेश करना चाहता था। उन्हें दूसरे और पहले जिले की स्थिति के बारे में पता नहीं था, लेकिन वे पहले वहां आकर स्थिति का जायजा लेना चाहते थे। वे दूसरे और पहले जिले में प्रवेश करने से पहले पूरी तरह तैयार होना चाहते थे। एक पूरा दिन बीत जाने के बाद किन यून ने अंततः एक उच्च श्रेणी का ताबीज तैयार किया। हालांकि जब वह आराम कर रहा था तो उसे अचानक महसूस हुआ कि तहखाने के दरवाजे के बाहर से एक धीमी सी आवाज आ रही है। बाहर क्या है? क्या किसी जादुई जानवर ने मुझे ढूंढ लिया? आश्चर्यचकित होकर किन यून ने दरवाजे के बाहर की चीज की जांच करने के लिए मन की ऊर्जा का एक उभार छोड़ा। बाहर कोई है। उसे लगा कि यह जादुई जानवरों से भी अधिक भयावह है। कभी कभी मनुष्य जादुई जानवरों से भी अधिक भयानक होते थे, उदाहरण के लिए यिन शेंग जैसे लोग।
डोंग डोंग डोंग। तहखाने के पत्थर के दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति ने जोर से खटखटाया। किन यून ने एक बॉडी सिक्योरिंग तावीज थाम रखा था और बेचैनी से कोई उपाय सोचने की कोशिश कर रहा था। बाहर वाले व्यक्ति के पास 9वें स्तर के मार्शल बॉडी का आभामंडल था। अगर उसके पास बॉडी सिक्योरिंग तावीज भी होता तो भी उससे निपटना इतना आसान नहीं होता। क्या अंदर कोई है? मेरा कोई नुकसान नहीं है, बाकी सब बाहर हैं। जब हम यहाँ से गुजरे तो हमें पता चला कि नीचे कोई है, इसलिए हम देखने आए थे। हमारे पास एक सदस्य की कमी थी, इसलिए हम आपको हमारे साथ आने का निमंत्रण देते हैं। दरवाजे के बाहर से आती आवाज न तो जल्दी में थी न ही धीमी, वह किसी दयालु बूढ़े आदमी की आवाज लग रही थी। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? किन यून ने दांत पीसते हुए गहरी आवाज में पूछा। उसकी आवाज सतर्कता से भरी थी। मेरे पास 9वें स्तर के सर्वोच्च मार्शल बॉडी की साधना है। अगर मेरे मन में सचमुच तुम्हारे प्रति बुरे इरादे हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि यह पत्थर का दरवाजा मुझे रोक सकता है? आवाज हंसी। उसने दरवाजा खटखटाया और उसके स्वर से उसका रवैया पता चल गया। किन यून अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके पत्थर का दरवाजा खोलने के लिए सतर्क रहा। वह दरवाजे से कुछ दूरी बनाए रहा। पत्थर का दरवाजा खुलने के बाद सफेद वस्त्र पहने एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी चेहरे पर मुस्कान और दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। युवक, तुम्हारी मानसिक शक्ति काफी अच्छी लग रही है। नमस्ते, मैं बूढ़ा टैन हूँ। बुजुर्ग आगे बढ़े और किन यून से हाथ मिला लिया। मैं आह यूं हूँ। किन यून ने अपना नाम नहीं बताया। उसे अभी भी दूसरे पक्ष पर शक था। बूढ़ा टैन ये भी बता सकता था कि किन यून उससे सावधान था। वह मुस्कुराया और किन यून से बोला, मैंने अभी अभी तुम्हें अपने आने का मकसद बताया। अब मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। हमारी टीम में पहले 5 लोग थे, लेकिन उनमें से एक अचानक चला गया और हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी, जिससे हम सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसने किन यून को ध्यान से सुनते हुए देखा और कहा, हमारी टीम 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में है। मुझे आश्चर्य है कि आप किस साधना में हैं। ये दूसरा जिला था। एक निश्चित स्तर की ताकत के बिना बूढ़ा तन अकेले अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने सामने खड़े युवक को कम नहीं आंका। 7वें स्तर का मार्शल बॉडी क्षेत्र। किन यून ने कहा, मैं और मेरी टीम अलग हो गए हैं। बूढ़े टैन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह सोच रहा था कि किन यून को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं। किन यून सिर्फ 7वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे में था, जबकि ओल्ड टैन और उसकी पूरी टीम 9वें स्तर पर थी। दोनों में फर्क काफी ज्यादा था। कुछ सोचने के बाद बूढ़े टैन ने कहा, क्या हम यहीं रुक सकते हैं? मैं ऊपर जाकर अपने साथियों से बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी साधना को देखते हुए तुम्हें हमारी टीम में शामिल होने के खतरों के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। किन यून को लगा कि अगर दूसरा पक्ष बुरा नहीं है तो उनके साथ शामिल होने में कोई समस्या नहीं होगी। वह स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाएगा। वह जल्दी से ओल्ड टैन के पीछे गया। ओल्ड टैन, मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलूंगा। इस भूमिगत पत्थर के कक्ष में बच निकलना असुविधाजनक होगा, लेकिन यदि आप ऊपर चले जाएं तो स्थिति अलग होगी। ठीक है। ओल्ड टैन मुस्कुराया, फिर जल्दी से चला गया। बेसमेंट से बाहर निकलकर वे ढही हुई पत्थर की इमारत की पहली मंजिल पर पहुंचे। हालांकि हॉल का ऊपरी हिस्सा ढह गया था, लेकिन पहली मंजिल पर स्थित हॉल विशाल चट्टानों से ढका नहीं था। किन यून ऊपर गया तो उसने 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों और एक लंबे और पतले बूढ़े व्यक्ति को देखा। वे सभी ओल्ड टैन की तरह सफेद कपड़े पहने हुए थे। दोनों अधेड़ उम्र के आदमी दिखने में एक जैसे थे, घनी भौहों और बड़ी आंखों वाले। दोनों लंबे और हटे कट्टे थे और भाई लगते थे। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा उन दोनों पुरुषों से मिलता जुलता था, इसलिए एक नजर में ही वह बता सकता था कि वे दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के पिता थे। बूढ़े टैन ने तीनों को किन यून की स्थिति के बारे में बताया और उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। चर्चा के बाद बूढ़े टैन ने एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी और किन यून के पास गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आह यूं, यह एल्डर झोउ हैं। ये दोनों उनके बेटे झोउ दाओ और ट्यूसडे हैं। ये सभी 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हैं और बूढ़ा झोउ मार्शल दाओ क्षेत्र के बहुत करीब है। हम चारों में वह सबसे शक्तिशाली है। क्या आप हमारी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हैं? ठीक है, मैं शामिल हो जाऊंगा। किन यून बस यही सोच रहा था। यह एक अच्छा मौका था। बूढ़ा टैन और उसकी 4 लोगों की टीम बहुत मजबूत थी। अगर उन्हें उससे निपटना होता तो वे पहले ही निपट लेते। वे इतने शांत और संयमित नहीं होते। मैं आह यूं हूँ। किन यूं पास आया और झोउ पिता पुत्र से हाथ मिलाया। बड़े झोउ, भाई झोउ, दूसरे भाई झोउ, नमस्ते। कृपया मेरा ध्यान रखना। एल्डर झोउ हल्के से मुस्कुराए, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो तुम हमारे साथ ही बन जाओगे। बेशक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। झोउ दा भी हंसे, युवक, चिंता मत करो। हालांकि हमारी टीम में कोई मार्शल दाव साधक नहीं है, फिर भी हमने पहले एक आत्मिक जानवर को मार डाला है। ट्यूसडे मुस्कुराया और बोला, आह यूं, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि हमारी टीम से मिले। जब तक तुम हमें फॉलो करते रहोगे तुम्हें जरूर ढेर सारे फायदे मिलेंगे। सिर्फ वे 4 लोग ही एक आत्मिक जानवर को मार सकते थे। इस तरह की ताकत वाकई बहुत जबरदस्त थी। किन यून ने सिर हिलाया और उनके साथ साझा करने के लिए कुछ निकाला। बूढ़े टैन और झोउ परिवार के पिता पुत्र किन यून से ज्यादा चिंतित नहीं थे। वे 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में थे, इसलिए 7वें स्तर के युवक से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा जब उन्होंने देखा कि किन यून के पास एक भंडारण कलाकृति है तो उन्होंने गुप्त रूप से उसकी पहचान पर संदेह किया, लेकिन उससे कोई पूछताछ नहीं की। यहाँ सभी ने मौन सहमति व्यक्त की और अपना नाम नहीं बताया।
पहले शहर के लोग भी ऐसे ही थे। वरिष्ठों, आप सभी 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हैं। आप मुझे एक 7वें स्तर के मार्शल बॉडी को क्यों शामिल होने देंगे? क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको नीचे खींच लूंगा? किन यून इस बात से बेहद हैरान था। ये देखकर कि ओल्ड टैन और उसके साथी मुखर लोग थे, उसने हिम्मत करके इसके बारे में पूछा। बूढ़े टैन और बूढ़े झोंग अपनी हंसी रोक नहीं सके। एल्डर झोंग हंसे, ए यून, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो तुम्हें एक बहुत ही मुश्किल मिशन पर जाना होगा, लेकिन चिंता मत करो, यह कोई खतरनाक बात नहीं है। उसने ओल्ड टैन की ओर आंख मारी। बूढ़े टैन ने 1 मीटर लंबी बेलनाकार वस्तु निकाली। अंदर से वह खोखली और पूरी तरह से काली थी, जिसके दोनों सिरों पर सुनहरे छल्ले थे। बेलन के बाहर स्पिरिट के निशान खुदे हुए थे, जबकि अंदर एक बड़ी मुट्ठी भरी हुई थी और बेलन के अंदर भी स्पिरिट का निशान था। जब किन यून ने उसे देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि यह एक असाधारण आत्मा की कलाकृति है। वह घबराकर बोला, ये तो कम से कम शाही दर्जे की आत्मा की कलाकृति तो है ना? बूढ़ा झोल थोड़ा हैरान हुआ और हंसा, वाह, यह वाकई एक शाही दर्जे का स्पिरिट हथियार है जिसे रॉयल स्पिरिट तोप कहा जाता है। हम जो तोप के गोले इस्तेमाल करते हैं वे 9वें चरण के जादुई कोर हैं। गोली लगने के बाद ये स्पिरिट बीस्ट को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बूढ़े टैन ने कठोर चेहरे के साथ कहा, यूं, ये तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है। ये हमारे लिए आत्मिक जानवरों को हराने की कुंजी भी है। केवल जब किसी की मानसिक शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत होती है तभी वे लक्ष्य पर नियंत्रण कर सकते हैं और ठीक से निशाना लगा सकते हैं। अध्याय 213। किन यून ने आश्चर्य से सुना, ये सोचकर कि इतनी शक्तिशाली वस्तु उसे इस्तेमाल करने के लिए दी जाएगी। बूढ़े टैन ने शाही आत्मा तोप किन यून को सौंपते हुए कहा, इसे अपने कंधे पर उठाओ और इसमें अपनी मानसिक शक्ति लगाओ। देखते हैं कि तुम इसे नियंत्रित कर पाते हो या नहीं। किन यून ने शाही आत्मा तोप को अपने कंधे पर रखा और उसमें अपनी मानसिक शक्ति का संचार किया। जैसे ही उसने तोप से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया, तोप का बैरल थोड़ा कांपने लगा। उसकी मानसिक ऊर्जा रॉयल स्पिरिट तोप के अंदर थी और वह थूथन से दूर की चीजें साफ देख सकता था। जब तक वह मानसिक ऊर्जा नियंत्रण थूथन से निशाना साधता, वह लक्ष्य पर निशाना लगा सकता था। बूढ़े टैन और बूढ़े झोऊ दोनों ने संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। बुरा नहीं, तुम इसे आसानी से नियंत्रित कर सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मानसिक शक्ति हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत है। बूढ़ा टैन हंसा, क्योंकि तोप के गोले बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हम तुम्हें अभी कोशिश करने नहीं दे सकते। एक बार जब हम लक्ष्य पा लेंगे तो तुम्हारे लिए अपना कौशल दिखाने का समय आ जाएगा। अगर किन यून न होता तो उन चारों में से किसी एक को दूर छिपकर शाही आत्मा तोप का इस्तेमाल करना पड़ता। बाकी 3 या तो जादुई जानवरों से लड़ते या उनका ध्यान भटकाते। अब किन यून द्वारा दूर से शाही आत्मा तोप को नियंत्रित करने के साथ वे चारों एक साथ राक्षसी जानवरों से निपटने में सक्षम होंगे। किसी नाजुक घड़ी में 9वें स्तर का एक अतिरिक्त मार्शल बॉडी होना बहुत काम का होगा। यही वजह थी कि वे किन यून को अपने साथ शामिल करना चाहते थे। किन यून ने रॉयल स्पिरिट तोप ओल्ड टैन को लौटा दी। इतनी कीमती चीज को कोई भी आसानी से उसे सुरक्षित रखने के लिए नहीं दे सकता था। वह इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सका और मुस्कुराया, बूढ़े टैन, क्या आपने अभी तक अपना लक्ष्य पा लिया है? अभी नहीं, लेकिन चिंता मत करो, दूसरे जिले में हमारे बहुत सारे निशाने हैं। एल्डर झोऊ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो चलें, हम अभी शिकार की तलाश में जा रहे हैं। जब बूढ़े टैन ने देखा कि किन यून की मानसिक शक्ति बहुत मजबूत है तो वह बहुत खुश हुआ। इससे उसकी टीम की समग्र शक्ति फिर से बढ़ गई। किन यून उनके पीछे पीछे बाहर आया और आकाश में 9 सूर्यों को देखा। उसे आत्मिक ऊर्जा की और भी सघन मात्रा का आभास हुआ। ये पहली बार था जब वह दिन के उजाले में बाहर निकला था। वह सावधानी से वरिष्ठों के पीछे गया और पूछा, बूढ़े टैन, क्या दूसरे जिले में बहुत सारे लोग हैं? काफी टीमें छिपी हुई हैं। उन्हें सामान्य रूप से देखना मुश्किल है और दूसरे जिले में भी काफी लोग हैं। हालांकि एक उपयुक्त टीममेट ढूंढना आसान नहीं है। आखिरकार ये दूसरा जिला है जहां मछलियां और ड्रैगन मिले जुले हैं। अगर कोई गलत इरादे वाला व्यक्ति टीम में शामिल हो गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी, ओल्ड टैन ने कहा। किन यून 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में ही था। वह यहाँ अकेला था और वह पहले शहर से नहीं था, इसलिए ओल्ड टैन और उसके साथी बहुत आश्वस्त थे। दूसरे जिले के जादुई जानवर उतने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन पहले जिले के जानवर डरावने हैं। वहाँ हर जादुई जानवर के समूह में कम से कम 2 आत्मिक जानवर होते हैं और केवल एक मार्शल दाव साधक द्वारा गठित एक छोटी सी टीम ही वहाँ जाने की हिम्मत कर पाती है। झोऊ दाने आह भरी। किन यून को जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, राक्षसी जानवर इन 2 जगहों पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? बूढ़ा तान अचानक रुक गया और उसने एल्डर झोऊ से आसपास का नजारा देखने को कहा। वे सब इसी तरह दौड़ रहे थे और रुक रहे थे। एक तरफ वे आराम कर सकते थे और अपनी स्थिति को संभाल सकते थे, वहीं दूसरी तरफ जादुई जानवरों के हमले से भी बच सकते थे। ओल्ड टैन ने अपनी व्यवस्था पूरी करने के बाद कहा, जादुई जानवरों ने तीसरे और चौथे जिले में कई लोगों को मार डाला। उन्होंने बड़ी मात्रा में लाशें जमा करके पहले और दूसरे जिले में ले जाईं। इसके अलावा दूसरे और पहले जिले में एक नदी है। इस नदी का उद्गम पहले जिले के बीचों बीच है। किन यून ने पूछा, ऐसी स्थिति में नदी वाला स्थान सबसे खतरनाक है? बूढ़े टैन ने सिर हिलाया, नदी के किनारे ज्यादातर जादुई जानवर यहीं रहते हैं। बेशक यहाँ मानव समूह भी हैं जिन्होंने इस तरह के कुछ आश्रय स्थल बनाए हैं।
जब मार्शल दाव साधक और मार्शल बॉडी के 9वें स्तर के विशेषज्ञ एक साथ काम करते हैं तब भी वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। झो दा ने कहा, सौभाग्य से पहले जिले में नदी के स्रोत पर मनुष्यों का कब्जा है, अन्यथा परिणाम भयानक होते। भाई झो, क्या आप पहले जिले में गए हैं? पहले जिले के जादुई जानवर बहुत डरावने होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंसान उन शक्तिशाली जादुई जानवरों का विरोध कर पाएंगे। किन यून बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा था कि राक्षसी जानवर पहले शहर पर हावी हो गया है। झो दाहे जोर से हंसा, मैं वहां पहले कभी नहीं गया, लेकिन मैं कई सालों से पहले कस्बे में हूँ। मुझे पता है कि पहले कस्बे में कई शक्तिशाली योद्धा छिपे हुए हैं और नदी का उद्गम स्थल वही है जहाँ से योद्धाओं ने अपनी शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए वे अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा जरूर करेंगे। एल्डर झो अपने चेहरे पर खुशी और चिंता के भाव लिए लौटे और बोले, पास ही पराजित जादुई जानवरों का एक समूह है। कुल 30 जादुई जानवर हैं, जिनमें से 5 9वीं श्रेणी के हैं और एक आत्मा जादुई जानवर है। ये किस तरह के जादुई जानवर हैं? बूढ़े टैन ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचते हुए कि क्या उसे कोई कदम उठाना चाहिए। एल्डर झो ने कहा, घोड़ा भेड़िया। शरीर एक मजबूत घोड़े की तरह है, एक बड़े भेड़िए का सिर और 4 अंगों पर तेज पंजे हैं। इसके बाद उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और जादुई जानवरों का चित्र बनाया। उनकी आंखें खास तौर पर बड़ी और सिर मजबूत होते हैं। आमतौर पर इस तरह के जादुई जानवर हमला करने के लिए अपने मुंह और आंखों से ऊर्जा छोड़ते हैं। बूढ़े टैन ने जादुई जानवर का विश्लेषण किया। एल्डर झो ने कहा, 5 श्रेणी 9 जादुई जानवरों से निपटना आसान नहीं है। अन्य श्रेणी 7 और 8 जादुई जानवरों से निपटना भी आसान नहीं है, लेकिन ये देखते हुए कि जादुई जानवरों का समूह पराजित होकर भाग गया था, वे अभी भी घायल हैं। ओल्ड टैन कप्तान थे, इसलिए यह निर्णय लेना उनके ऊपर था कि वे आगे बढ़ें या नहीं। आह यून, ये लो, परिस्थिति के अनुसार हमला करो। हमें जरूरी नहीं कि हम आत्मिक जानवरों पर ही हमला करें। हमें पहले युद्ध के मैदान में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई गलती करते हैं और हमें कक्षा 9 का कोई जादुई जानवर मार देता है तो तुम उस पर हमला कर सकते हो। बूढ़े तान ने शाही आत्मा तोप निकाली और उसे किन यून को सौंप दिया। उसने किन यून को 3 सफेद मोती भी दिए। किन यून ने तोप में 3 गोले डाले। अपनी क्षमता के अनुसार वह जितने चाहे उतने तोप के गोले दाग सकता था। अगर वह कोई आत्मिक जानवर होता तो उसे गंभीर चोट पहुंचाने के लिए 2 की जरूरत होती। इस पर निशाना लगाने की कोशिश करो। एक तोप का गोला 10 लाख क्रिस्टल सिक्कों के बराबर होता है। बूढ़े टैन ने किन यून के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें खुद पर थोड़ा भी भरोसा है तो तुम तोप का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। किन यून ने सिर हिलाया। यदि यह 1000 मीटर से अधिक हो जाता तो तोप सटीक निशाना नहीं लगा पाती। किन यून उनके पीछे पीछे गया। 1 किलोमीटर की सीमा में पहुंचने के बाद वह एक जर्जर इमारत की चोटी पर चढ़ गया और छिप गया। तोप को अपने कंधे पर उठाकर उसने अपनी मानसिक ऊर्जा तोप में प्रवाहित कर दी और वह खंडहर से लगभग 800-900 मीटर दूर जमीन पर आराम कर रहे घोड़ों और भेड़ियों के एक समूह को बहुत स्पष्ट रूप से देख सका। कुछ घोड़े और भेड़िए इंसानों के शवों को नोच रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वे उन्हें कहाँ मार पाए। बूढ़ा झो सबसे तेज था, इसलिए सबसे पहले आगे पहुंच गया। हाथों में 2 कुल्हाड़ियां लिए वह अचानक घोड़े भेड़ियों के झुंड के बीच में आ गया। झो दाहे और मंगलवार का समूह भी आ पहुंचा। उनकी आत्मा की कलाकृतियां 2 मीटर से ज्यादा लंबी भारी कृपानें थीं। ये कृपानें भारी और बोझिल लग रही थीं, लेकिन जैसे ही वे उनके हाथों में नाचतीं, वे तेजी से हिलतीं और कुछ ही वारों में कक्षा 8 के कई जादुई जानवरों को मार गिरातीं। एक बार जब झो परिवार के पिता और पुत्र की तिकड़ी वहां पहुंची तो उन्होंने चरण 7 और 8 के घोड़ा भेड़िया से निपटा। स्टेज 9 के सभी घोड़े भेड़िए घायल हो गए थे। उन्होंने इंसानों को उन पर हमला करते देखा और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तभी बूढ़ा टैन उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा। ओल्ड टैन के हाथ में एक बड़ा सा हथियार था, एक बड़ी सी कटार। वह जादुई जानवरों के झुंड की ओर दौड़ा और सीधे 9वीं श्रेणी के जादुई जानवरों पर निशाना साधा। उसने अपने हाथ से कटार छोड़ी और उसे 9वीं श्रेणी के जादुई जानवरों की ओर घुमाया। जानवरों के झुंड ने गुस्से से चीख मारी। जैसे ही उसने तलवार खोली, उनके मुंह से भारी मात्रा में ऊर्जा निकली। जब तक तलवार बूढ़े टैन के हाथ में वापस आए, झो परिवार के पिता और पुत्र पहले ही दौड़कर आ चुके थे। अचानक एक अत्यंत तीव्र आभा प्रकट हुई, जिसके साथ हवा का एक बड़ा झोंका आया, जिसने भारी मात्रा में मलबा उड़ा दिया। यह एक आत्मिक जानवर की आभा थी। किन यून ने तोप को अपने कंधे पर रखा और अपने मन के माध्यम से आत्मा जानवर पर ताला लगा दिया। मुझे देखो, एक विचार के साथ 2 तोप के गोले उड़े। पलक झपकते ही वे 900 मीटर दूर उस आत्मा जानवर पर गिरे। वह जादुई जानवर भी एक घोड़ा भेड़िया था और उसका शरीर उससे भी बड़ा था। बूम! तोप का गोला गुजरने के बाद वह उस विशाल भेड़िए के शरीर पर सटीक रूप से गिरा और उसे एक विशाल इमारत में उड़ा दिया। टकरा जाना। तोप की मार से घायल होकर बड़े भेड़िए के शरीर में बड़ा सा छेद हो गया और उसका खून और मांस बरसने लगा। ये देखकर किन यून घबरा गया। शाही आत्मा तोप की ताकत उसकी कल्पना से परे थी। बूढ़ा टैन और बाकी लोग इस बात से बहुत खुश थे कि झुंड का नेता मारा गया। उन्हें किसी जादुई जानवर से लड़ने की चिंता नहीं थी। किन यून ने दूर से उनकी लड़ाई देखी और एक आरामदायक मुस्कान प्रकट की। जानवरों का झुंड एक एक करके गिरता गया। उनकी 5 आदमियों की टीम ने एक जादुई जानवरों के झुंड को मार गिराया था, जिसमें एक आत्मिक जानवर था। किन यून तुरंत दौड़कर आया और मुस्कुराते हुए बोला, शाही आत्मा तोप की शक्ति वाकई भयानक है। अगर 2 मार्शल दाव क्षेत्र साधक इससे टकरा जाएं तो या तो मर जाएंगे या गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। बूढ़े टैन ने किन यून से तोप ले ली और जोर से हंसते हुए कहा, जरूर,
ये चीज मेरा पुश्तैनी खजाना है। उस समय इसे छीने जाने से बचाने के लिए मैंने कई शक्तियों को नाराज किया था, इसलिए मेरे पास पहले शहर में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने किन यून को इतनी महंगी वस्तु इस्तेमाल करने के लिए देने की हिम्मत की। ये बहुत जोखिम भरा था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि किन यून केवल 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में था। अगर वह भागना भी चाहता तो वे समय रहते उसे पकड़ सकते थे। किन यून को ऐसी आत्मा कलाकृति बहुत चाहिए थी। हालांकि इसे बनाना आसान नहीं था। शाही स्तर की आत्मा कलाकृति के लिए एक खाका चाहिए होता था और जरूरी सामग्री भी बहुत खास होती थी। युद्ध में लूट का माल गिनने के बाद सभी ने उसे बराबर बराबर बांट लिया। अगर किन यून को 5 क्लास 9 मॉन्स्टर कोर मिल जाते तो वह उन्हें 25 मिलियन जुबान पॉइंट्स में बदल सकता था। इसके अलावा उन्होंने जिन राक्षसी जानवरों के झुंड को नष्ट किया था उनसे प्राप्त कोर की मात्रा 130 मिलियन जुबान पॉइंट्स से भी ज्यादा थी। यह अच्छी बात थी कि उसे इतने सारे क्रेडिट मिल गए। आखिरकार उसने ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने अपनी ताकत पुनः प्राप्त की और फिर जादुई जानवरों के एक समूह की खोज में अपनी यात्रा जारी रखी। 2-3 दिनों के भीतर उनका सामना कई जादुई जानवरों के झुंडों से हुआ। चूंकि वे बड़े जादुई जानवरों के झुंड थे जिनकी संख्या 100 से ज्यादा थी, इसलिए ओल्ड 10 ने हमला नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब वे आश्वस्त नहीं होते तो वे कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर वे जादुई जानवरों के पूरे समूह को नहीं हरा पाए तो इसका मतलब होगा कि उनकी हार हुई। भले ही कोई हताहत न हुआ हो, फिर भी वे अपनी कीमती तोपों का गोला बारूद गंवा देंगे। शाम को ओल्ड 10 समूह को एक परित्यक्त 7 मंजिला पत्थर के टॉवर में ले गया और सबसे ऊंची मंजिल पर विश्राम किया। शिकार ढूंढना आसान नहीं है, हमें धैर्य रखना होगा। बूढ़ा 10 खिड़की के पास खड़ा होकर सूर्यास्त देख रहा था और बोला। किन यून काफी धैर्यवान था। बूढ़े तान और उसके साथियों के साथ वह बहुत सुरक्षित था। एक बार जब उसे कोई उपयुक्त शिकार मिल जाता तो उसे लूट का माल बांटने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अचानक एल्डर झोंग, जो आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, उठे और गंभीर स्वर में बोले, पास में कोई है। यह एक छोटी सी टीम होगी और उनमें एक मार्शल दाव क्षेत्र का साधक भी होगा। अध्याय 214। हालांकि जादुई जानवर शक्तिशाली थे, लेकिन वे उतने खतरनाक नहीं थे, इसलिए उनसे निपटना आसान था। मानव दस्ते अलग होते हैं। अगर आपकी मुलाकात किसी ऐसी टीम से हो जो लोगों को मारने और उनका सामान लूटने में माहिर हो, तो आपके लिए बच निकलना आसान नहीं होगा, भले ही आप उन्हें हरा न पाएं। ओल्ड 10 ने अपनी रॉयल स्पिरिट तोप निकाली और उसे पुनः लोड किया तथा युद्ध शुरू करने की तैयारी की। एल्डर झोंग ने कहा, उन्होंने हमें भांप लिया है। उनकी ताकत के आगे हम बच नहीं सकते। बूढ़े 10 ने अपना सिर हिलाया और भारी आवाज में कहा, सब लोग, अगर यह टीम शत्रुता से भरी है तो मैं उन्हें नीचे खींच लूंगा और आप सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दूंगा। एक कप्तान होने के नाते उन्हें अपनी टीम के सदस्यों के लिए जिम्मेदार होना पड़ता था। अगर उन्हें कोई खतरा होता तो वह कतई नहीं भागते। इससे बूढ़े झो और अन्य लोग बहुत प्रभावित हुए। किन यून ने अपना उच्च श्रेणी का शरीर सुरक्षा तावीज निकाला और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उनकी तरह उस टीम में भी सिर्फ 5 लोग थे। हालांकि उनमें एक मार्शल दाव क्षेत्र साधक भी था। पांचों उड़कर तुरंत पत्थर के टॉवर की 6ठी मंजिल पर पहुंच गए। उनमें से ज्यादातर जवान थे। 2 जवान, 2 अधेड़ उम्र के पुरुष और 1 महिला थी। और सबसे अधिक चौंकाने वाली बात ये थी कि मार्शल दाव क्षेत्र की साधक वास्तव में वही युवती थी। किन यून और उसके साथियों की निगाहें सबसे पहले उस महिला पर टिकीं। वह न सिर्फ मार्शल दाव क्षेत्र में होने के कारण आकर्षक थी, बल्कि उसका आकर्षक रूप भी लोगों की निगाहों को अपनी ओर खींच रहा था। उस महिला का चेहरा अंडाकार था। हालांकि उसका रूप रंग बिल्कुल आकर्षक नहीं था, फिर भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाल बेतरतीब ढंग से बंधे हुए थे और उसकी त्वचा स्वस्थ गेहुए रंग की थी। उसने चमड़े की शॉर्ट्स पहनी हुई थी, जिससे उसकी लंबी, पतली, सुडौल टांगें दिखाई दे रही थीं। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर सिर्फ एक छोटी चमड़े की जैकेट थी, जो उसकी पूरी छाती पर लिपटी हुई थी, जिससे उसकी नाभि और कुछ उभरी हुई मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। अपनी लंबी और पतली काया के साथ वह अपनी सुंदरता में वीर और उग्र दिखती थी। उसका स्वभाव असाधारण था और उसे एक बेहद आकर्षक महिला कहा जा सकता था। किन यून ने कई सुंदरियां देखी थीं। जहां तक उसके सामने खड़ी सांवली औरत की बात है, हालांकि उसे सबसे सुंदर नहीं माना जा सकता था, पर उसमें एक अनोखा आकर्षण था जिसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। हम शिकारियों की एक टीम है, ड्रैगन स्क्वाड, एक गोल चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने सूखी खांसी के साथ कहा। इसी समय किन यून और उनके साथियों ने महिला के बगल में खड़े व्यक्ति को देखा। तुम सब यहाँ किस लिए आए हो? बूढ़े 10 ने कहा। उसका दिल संदेह और आश्चर्य से भर गया। विरोधी टीम में एक युवा और मजबूत महिला थी, लेकिन वह कप्तान नहीं लग रही थी। गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। पहले राक्षसी घोड़ा भेड़ियों का एक झुंड था। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने ही उन्हें मारा होगा। इससे पता चलता है कि तुम्हारी ताकत कम नहीं है। हम यहाँ तुम्हारी सेना में शामिल होकर एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई जानवरों के झुंड को नष्ट करने आए हैं। जादुई जानवरों के उस झुंड में 2 आत्मिक जानवर हैं। साथ ही एक जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा भी है। एक जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे को 50 मिलियन जुबान पॉइंट्स में बदला जा सकता था। यह एक आत्मा जानवर के जादुई कोर के बराबर मूल्य का था। जब गोल चेहरे वाले आदमी ने ओल्ड 10 और बाकी लोगों को देखा तो उसने कहा, यहाँ कम से कम 5 जादुई जानवरों के क्रिस्टल अंडे हैं। हमें उनकी खासियत तो नहीं पता, लेकिन एक बार जब हम इस जादुई जानवरों के झुंड को खत्म कर देंगे तो आपको इसके फायदों के बारे में पता चल जाएगा, है ना? यदि दोनों टीमें बराबर बराबर भी बंट जाएं,
तो भी यह बहुत प्रभावशाली होगा। बूढ़े तान ने कहा, घोड़े, भेड़ियों और जादुई जानवरों के झुंड को हमने सचमुच मार डाला, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम आपके साथ शामिल होने के योग्य क्यों हैं? आपके पास एक मार्शल दाव साधक है, हमारे पास नहीं। गोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको ओल्ड टैन द कैनन किंग होना चाहिए, है ना? आपके हाथों में बस रॉयल स्पिरिट कैनन ही काफी है। बूढ़ा टैन मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में रखी शाही आत्मा तोप नीचे रख दी। अगर इस दल को सचमुच उनसे कोई दुश्मनी होती तो वे उन पर हमला शुरू कर देते। इस तरह उसे राहत मिली। किन युन ने चुपचाप उस मजबूत महिला की ओर देखा और महसूस किया कि वह भी उसे देख रही थी। महिला ने अपनी बाहें छाती के सामने क्रॉस करके रखी थीं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। हालांकि वह बोल्ड और प्रभावशाली लग रही थी, उसकी आंखों में अनगिनत चुलबुले भाव थे। ये बेहद मोहक था। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी थोड़ी दाढ़ी होने से मैं नहीं कह सकती कि तुम छोटे बच्चे हो। तुम्हारी उम्र क्या है? महिला हंसी और बोली। उसकी आवाज हल्की हवा के झोंके जैसी तीखी और सुरीली थी। हालांकि उसके स्वर में एक शक्ति का भाव था। 16। ये पहली बार था जब किन युन को अपनी जवानी की वजह से परेशानी महसूस हुई। उसे खासकर इतनी मजबूत औरत नापसंद थी। गोल चेहरे वाले आदमी ने भौहें चढ़ाईं। बूढ़े टैन, क्या ये बच्चा आपका पोता है? बूढ़े टैन ने सिर हिलाया। नहीं, वह अपनी टीम से अलग हो गया था। मुझे पता चला कि वह तहखाने में छिपा है, इसलिए मैंने उसे अपनी टीम में शामिल होने दिया। उसकी साधना केवल 7वें स्तर की मार्शल बॉडी की है, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति बहुत प्रबल है। काली कमीज पहने एक युवक ने बेचैनी से कहा, तुम हमारी टीम में शामिल हो सकते हो, लेकिन ये लड़का नहीं, ये हमें नीचे गिरा देगा। ड्रैगन स्क्वाड के दूसरे युवक ने भी कहा, यह सही है। वह केवल 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में है। अगर हम युद्ध की लूट को बांट लें तो हम बहुत नुकसान में रहेंगे। बूढ़े टैन ने जल्दी से कहा, मेरी शाही आत्मा तोप को नियंत्रित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मानसिक रूप से मजबूत हो। इस तरह हम खुद को युद्ध में उतार सकते हैं और उस पर अच्छा नियंत्रण रख सकते हैं। इससे पहले भेड़िया घोड़ा राजा को उसने तोप से मार डाला था। ऐसा नहीं चलेगा। वह तो सिर्फ 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में है, फिर भी किसी की युद्ध लूट छीनना चाहता है। क्या हम, जो 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में है, नुकसान में नहीं है, जब तक कि वह युद्ध लूट न चाहे? काले कपड़े पहने युवक ने कहा। बूढ़े टैन की आवाज और भी ठंडी हो गई। तुमने कहा था कि आह्युन युद्ध की लूट में हिस्सा लेने के योग्य नहीं है। अगर वह शाही आत्मा तोप को नियंत्रित कर सकता है तो यह एक मार्शल दाव क्षेत्र साधक की शक्ति के बराबर है। अगर वह एक आत्मा दानव जानवर से निपट सकता है तो वह मुनाफे को बराबर क्यों नहीं बांट सकता? एल्डर झोंग ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि ऐसी बात है तो हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। तुम लोगों को कुत्ते जैसी नजरों से देखते हो। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। बूढ़े टैन, हम चाहते हैं कि आप मंच पर न जाएं और तोप को नियंत्रित करें ताकि हम निश्चिंत रहें। जब 7वें स्तर के मार्शल बॉडी वाला कोई बच्चा तोप को नियंत्रित करने जाए तो हम बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं रह सकते। आपको इस पर ध्यान से विचार करना होगा। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो बहुत संभव है कि आप राक्षसी क्रिस्टल अंडों से मिलने वाले कुछ लाभों से वंचित रह जाएं। काली शर्ट पहने युवक ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप शामिल नहीं भी होते हैं तो भी हम काम करने के लिए अन्य टीमें ढूंढ लेंगे। किन युन ने महिला की ओर देखा और धीरे से कहा, बहन, आप मार्शल दाव क्षेत्र में हैं। मुझे शामिल करना है या नहीं, यह आप पर निर्भर है। महिला मुस्कुराई। मैं टीम लीडर नहीं हूँ, मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं आखिर में जादुई जानवरों के झुंड को हरा सकती हूँ। गोल मटोल चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी कप्तान था। उसने सोच में सिर झुका लिया, मानो वह डगमगा रहा हो। जहाँ तक उन दोनों युवकों की बात है, वे किन युन के उनके साथ आने के सख्त खिलाफ थे। वे लगातार अपने कप्तान को उसे मना करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़े टैन, अगर तुम इस छोटे भाई को जाने दो तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। एक बार जब हम मिलकर जादुई जानवरों के उस झुंड को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कई जादुई जानवरों के क्रिस्टल अंडे और साथ ही कई जादुई कोर हासिल कर पाएंगे। गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। बूढ़े टैन का चेहरा नाराजगी से भरा था और उसकी आवाज ठंडी थी। तो फिर कितने अफसोस की बात है, तुम किसी और टीम में शामिल क्यों नहीं हो जाते? आह्युओं की ताकत का लोहा मैं मान चुका हूँ, वह मेरा साथी है। अगर तुम उसे नीचा दिखाते हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझे नीचा दिखाते हो। बूढ़े टैन, किन युन अभी अभी टीम में शामिल हुआ था, लेकिन उसे बहुत सम्मान मिला था। इससे वह भावुक हो गया। दरअसल वह ड्रैगन दस्ते के साथ सहयोग करना चाहता था। अगर उसे जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा मिल जाए तो उसे काफी फायदा हो सकता था। बूढ़े टैन, तुम लोग ड्रैगन दस्ते में शामिल हो सकते हो। मैं यहीं रहूंगा और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। वह नहीं चाहता था कि बूढ़ा टैन इतना अच्छा मौका गंवा दे। बूढ़े टैन का चेहरा काला पड़ गया। ए युन, तुम हम में से एक हो, हम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने देंगे। ये बहुत खतरनाक है। औरत दीवार से टिककर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने धीरे से कहा, ये कैसा रहेगा? इस नन्हे से बच्चे में कुछ हुनर तो दिखता है, लेकिन ऊपर से देखने पर हमें उसकी असली ताकत नजर नहीं आती। किन युन ने सिर हिलाया। यह सही है, तुम्हारा मुझे नीचा देखना स्वाभाविक है। आखिरकार मैं तो 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में ही हूँ। ठीक है, मैं तुमसे यह बात नहीं छिपाऊंगा। मैं असल में एक शिलालेख गुरु हूँ और मुझे तावीज बनाना आता है। मैं एक मध्यम श्रेणी के बॉडी सिक्योरिंग तावीज को परिष्कृत कर सकता हूँ जो कक्षा 8 के जादुई जानवरों को बंद कर सकता है।
कक्षा 9 के जादुई जानवरों को बंद किया जा सकता है या नहीं, यह मुझे नहीं पता। जादुई जानवरों के एक बड़े समूह के लिए कक्षा 7 या 8 के कई जादुई जानवर होने चाहिए। यह एक बहुत बड़ी बाधा है। सिर्फ आपके 9वें स्तर के मार्शल बॉडी के साथ उन्हें नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा अभी भी कक्षा 9 के जादुई जानवरों से निपटना बाकी है। इसके अलावा अभी भी 2 स्पिरिट मैजिकल बीस्ट बॉस हैं। उन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा। यदि आपके पास मेरा शरीर सुरक्षित करने वाला ताबीज होता तो कक्षा 7 और 8 के जादुई जानवर को रोकना बहुत आसान होता। बूढ़ा टैन और ड्रैगन दस्ते के सदस्य ये शब्द सुनकर अवाक रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा युवक एक शिलालेख मास्टर है। पहले शहर के माहौल में एक शिलालेख विशेषज्ञ और भी ज्यादा मूल्यवान था। खासकर ताबीज बनाने वाले तो और भी दुर्लभ थे। इतनी बड़ी टीम में केवल एक ही शिलालेख मास्टर हो सकता था। यही टीम का मूल था। क्या ये सच है? आप इसे कैसे साबित करेंगे? हृष्ट-पुष्ट लड़की ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए पूछा। यह आसान है। क्या मैं तुरंत ही शरीर को सुरक्षित रखने वाले अस्थि चिन्ह को परिष्कृत नहीं कर सकता? किम यून ने बोलते हुए एक भट्टी, एक चबूतरा, विशाल राजा आत्मा हथौड़ा और एक नक्काशीदार चाकू निकाला। ये देखकर कि वह पूरी तरह सुसज्जित था, सभी ने उस पर आधा विश्वास कर लिया। बूढ़े टैन को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, शुरुआत में युवा शिलालेखवादी बहुत कम है और 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में तो सिर्फ एक ही है। तियान किन साम्राज्य के युवराज किम यून एक शिलालेख गुरु हैं। इसके अलावा वे 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हैं। किम यून मुस्कुराया, मैं किम यून हूँ। भीड़ फिर से चौंक गई। वह महान युवक जो चारों दिशाओं में घूम रहा था वास्तव में उनके ठीक सामने था। स्टार जुवान वो अकादमी में रहने के बजाय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार्शल आर्ट्स अकादमी में शांतिपूर्वक साधना करने के लिए रहना चाहिए। ऐसी जगह आना बहुत जोखिम भरा है। एल्डर झोउ ने गहरी सांस ली और कहा, यदि उसने ये सब अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि यह महान युवा शिलालेख मास्टर इतनी खतरनाक जगह पर भाग गया होगा। एक मध्यम श्रेणी का तावीज बनाने में काफी समय लगता था, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो तावीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ये बेहद दिलचस्प था। इसलिए उन्होंने आंखें खोलीं और धैर्यपूर्वक किम यून को तावीज बनाते हुए देखा। किम यून ने 6ठी या 7वीं श्रेणी के जानवरों की हड्डियों को भट्टी में जलाने के लिए रख दिया। उन्हें लाल और मुलायम होने तक जलाने के बाद उसने उन्हें पीटने के लिए मेज पर रख दिया। वे कागज की एक पतली शीट जैसी दिख रही थीं। अध्याय 215। किम यून ने हड्डियों के ताबीज कम ही बनाए, लेकिन वे अक्सर जानवरों के आकार के ताबीज बनाते थे। हड्डियों के ताबीज बनाने में सामग्री को अच्छी तरह से संसाधित करना मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। सामग्री का आत्मा के चिन्हों के अनुकूल होना जरूरी था और आत्मा के चिन्हों की शक्ति को सक्रिय करने के लिए ऊर्जा की बचत भी जरूरी थी। अस्थि ताबीज के लिए जरूरी स्पिरिट बोन कार्डबोर्ड बनाने के बाद उसने अपना नक्काशीदार चाकू निकाला और चित्र बनाना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया बेहद समय लेने वाली थी। वह शरीर पर निशान लगाने के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ था। नक्काशी करते समय नक्काशी वाला चाकू बहते पानी की तरह आसानी से फिसल रहा था। हालांकि बूढ़े तान और ड्रैगन दस्ते के सदस्यों को शिलालेख के दाव का ज्ञान नहीं था, फिर भी वे बता सकते थे कि किम यून उस पहलू में प्रतिभाशाली था। खासकर उन कुशल शिलालेखों में वे एक ही बार में सहजता और सहजता से एक महान गुरु के व्यवहार के साथ पूरे हो जाते थे। ठीक है, अब मुझे और ऊर्जा डालने की जरूरत है। आंतरिक शक्ति जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा होगा। किम यून ने महिला की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बहन, आप मार्शल दाव क्षेत्र में हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करें। औरत हल्के से मुस्कुराई, अपने सफेद दांत दिखाए। उसने हड्डी का ताबीज लिया और अपनी आंतरिक शक्ति उसमें उड़ेल दी। जैसे ही उसकी आंतरिक शक्ति मुक्त हुई, बूढ़ी तान, बूढ़ी झोउ और बाकी सभी मन ही मन चौंक गए। यहाँ तक कि गोल मटोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर भी आश्चर्य और ईर्ष्या के भाव थे। यह महिला बहुत युवा दिखती थी, लेकिन वह मार्शल दाव क्षेत्र में थी। कुछ ही देर बाद महिला को लगा कि अब वह अपने अंदर क्यूई का इंजेक्शन नहीं लगा सकती। उसने पूछा, क्या अब तुम ऐसा कर सकते हो? किम यून ने सिर हिलाया। बस, अब हम शरीर रक्षा तावीज की ताकत परख सकते हैं। बस इसे अपने इन 2 दोस्तों पर इस्तेमाल करो। उसने ड्रैगन दस्ते के 2 युवकों की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। निडर सुंदरी ने हल्के से मुस्कुराकर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यम श्रेणी के अस्थि ताबीज को सक्रिय किया और उसे दोनों युवकों की ओर फेंक दिया। दोनों युवकों ने मन ही मन मना कर दिया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हड्डियों के ताबीज पहले ही सक्रिय हो चुके थे। हड्डी का ताबीज फेंका गया और हु की आवाज के बाद वह एक अदृश्य हवा की लहर में फट गया। हवा की यह लहर 10 मीटर से भी ज्यादा दूर तक फैल गई और पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। किम यून ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस महिला की आंतरिक ऊर्जा इतनी भयानक होगी। ये हड्डियों के ताबीजों की शक्ति को इतना बढ़ा सकती है। नतीजतन हड्डियों के ताबीज शरीर को स्थिर कर देते हैं और 10 मीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र को घेर लेते हैं। यहाँ के सभी लोग इस ताबीज की शक्ति से घिरे हुए थे। ओल्ड टैन और 9वें स्तर के अन्य मार्शल कलाकारों के हाव भाव बदल गए। उनमें डर का भाव साफ दिखाई दे रहा था। उस समय वे हिल भी नहीं पा रहे थे। किसी महत्वपूर्ण क्षण में यदि आप अचानक एक क्षण के लिए भी स्थिर हो जाएं, तो आपका जीवन खोना बहुत आसान हो जाएगा। भयावह बात यह थी कि एक क्षण बाद भी वे हिलने में असमर्थ थे। केवल वह महिला जो मार्शल दाव क्षेत्र में थी जमी नहीं थी और कोई भी हिलने में सक्षम नहीं था। कितना भयानक शरीर सुरक्षा तावीज है। जब बूढ़ा टैन हिलने डुलने लगा तो उसने डर के मारे आह भरी।
अब 9वें स्तर के सभी मार्शल शरीर हिल सकते थे, सिर्फ किन यून ही अपनी जगह पर स्थिर था। किन यून मन ही मन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उसके लिए ये हास्यास्पद था कि वह अपने बनाए हुए हड्डी के ताबीज से वहीं जम गया। लगभग 10 सेकंड के बाद वह अंततः हिलने डुलने में सक्षम हो गया। अभी अभी उसने देखा था कि 9वें स्तर के मार्शल बॉडी के मार्शल कलाकार लगभग 3 सेकंड के लिए जम जाते थे। यह मुख्यतः मार्शल दाव क्षेत्र की आंतरिक ऊर्जा के कारण था कि अस्थि तावीज इतने शक्तिशाली हो गए थे। ये कक्षा 9 के जादुई जानवर को 1 या 2 सेकंड के लिए रोकने में सक्षम होना चाहिए। ओल्ड 10 ने गोल चेहरे वाले आदमी और दूसरों को देखते हुए कहा, अब आप ये यून को शामिल होने दे सकते हैं, है ना? गोल चेहरे वाले आदमी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन उसे उस तरह के बॉडी सिक्योरिंग तावीज़ों को परिष्कृत करना होगा जिनकी हमें जरूरत है। हमें दो चाहिए। क्या इसमें कोई दिक्कत है? किन यून ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। हालांकि मुझे तुम्हारी बहन की आंतरिक ऊर्जा का इंजेक्शन लगाने में उसकी मदद की जरूरत होगी। उसकी आंतरिक ऊर्जा काफी मजबूत है, इसलिए असर सबसे अच्छा होगा, वरना तुम 9वीं कक्षा के जादुई जानवर को बंद नहीं कर पाओगे। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, बहन? लैन फैंगजिन। हालांकि वह महिला निडर और दबंग लग रही थी, लेकिन वह बहुत मिलनसार थी, वरना एक मार्शल दाव क्षेत्र साधक होने के नाते वह किन यून से मुस्कुराते हुए बात नहीं करती। किन यून ने उसका नाम कभी नहीं सुना था, हालांकि वह भविष्य में उसकी जांच पड़ताल कर सकता था। ऐसी महिला का निश्चित रूप से एक महान इतिहास रहा होगा। बाद में दोनों टीमें एक दूसरे को जानने लगीं। दोनों टीमों में से केवल किन यून और लैन फैंगजिन ने ही अपना पूरा नाम बताया था, बाकी सभी ने अपने नाम छिपाए थे। गोल चेहरे वाले उस आदमी का उपनाम माउंटेन था और वह पहले कस्बे में एक मशहूर हस्ती भी था, लेकिन वह अपना चेहरा कम ही दिखाता था, इसलिए बूढ़े 10 ने उसका नाम सिर्फ सुना था, उसे पहले कभी नहीं देखा था। दोनों युवक उसके पुत्र थे तथा दूसरा अधेड़ उम्र का व्यक्ति माउंटेन का चचेरा भाई था। किन यून एक शांत कमरे में आया जहां वह ताबीज बनाने में व्यस्त था। बूढ़ी 10 और ड्रैगन दस्ते के सदस्य बाहर रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। जब लैन फैंगजिन ने ये सुना तो वह थोड़ी अधीर हो गई। उसे ताबीज बनाने में रुचि लग रही थी, इसलिए वह किन यून के कमरे की ओर चल पड़ी। ताबीज बना रहे किन यून ने जब उसके शरीर से निकलता अजीबोगरीब करिश्मा, उसका वीरतापूर्ण बाहरी रूप और साथ ही उसकी सौम्य सुंदरता देखी तो वह डर गया। उसे अचानक घबराहट होने लगी। आखिरकार एक कमरे में अकेले एक पुरुष और एक महिला। लैन फैंगजिन अंदर आने के बाद कुछ नहीं बोली, वह बस एक मेज पर बैठ गई, अपनी गेहुए रंग की लंबी टांगें हिलाती हुई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बहन लैन, क्या बात है? किन यून बड़ी मात्रा में जानवरों की हड्डियों को गला रहा था, लेकिन उन पर कुछ लिख नहीं रहा था, इसलिए वह अपना ध्यान उस रहस्यमयी और वीर सौंदर्य की प्रशंसा में लगा पाया। मैं बस तुम्हें ताबीज बनाते हुए देखने आई थी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इस तरह तुम्हारा ध्यान भटकेगा नहीं। लैन फैंगजिन धीरे से मुस्कुराई। उस खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली मुस्कान ने किन यून को कुछ हद तक हक्का बक्का कर दिया। किन यून ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया और खुद से बुदबुदाया। लैन फैंगजिन के यहाँ होने से यह उसकी मानसिक दृढ़ता की एक बड़ी परीक्षा थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी लंबी और खूबसूरत गेहुए रंग की टांगें बहुत ही आकर्षक थीं। बहन लैन, आप बहुत अद्भुत हैं। आप इतनी कम उम्र में ही मार्शल दाव क्षेत्र में पहुंच गई हैं। इस साल आपकी उम्र कितनी है? किन यून ने पूछा। बहादुर और सेक्सी लैन फैंगजिन ने मीठी मुस्कान के साथ शरारती अंदाज में कहा, लड़की की उम्र बहुत राज होती है। तुम इतनी प्यारी हो, ये देखकर मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं इस साल 26 साल की हो गई हूँ और तुमसे 10 साल बड़ी हूँ। किन यून दंग रह गया। पहली बार किसी औरत ने उसे क्यूट कहा था। मन किया कि शीशा निकालकर खुद को देखूं। एक खूबसूरत और बहादुर इंसान इतना क्यूट कैसे हो सकता है? आप हड्डी के ताबीज बहुत ध्यान से बनाते हैं, वे हमारे लिए बेहद उपयोगी हैं। लैन फैंगजिन ने उसे धीरे से याद दिलाया। किन यून ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने परिष्कृत जानवर की हड्डी निकाली और उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। उसने एक दिन हड्डी के ताबीज के 20 टुकड़े गढ़ने में बिताया। इसके बाद उन्होंने शरीर को सुरक्षित रखने वाला ताबीज बनाना शुरू किया। लैन फैंगजिन हमेशा किन यून के साथ कमरे में रहती थी। समय समय पर वह किन यून से सामग्री और आत्मा के चिन्हों के बारे में कुछ सवाल पूछती रहती थी। किन यून बेहद उदार था और उसने उसे अपनी सारी बातें बता दी। पहले ड्रैगन दस्ते के सदस्य उसे नीची नजर से देखते थे, लेकिन फैंगजिन उनमें से नहीं थी, इसलिए उसके मन में उसके बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। बहन लैन, आप ड्रैगन स्क्वाड में कैसे शामिल हुई? किन यून हैरान था क्योंकि लैन फैंगजिन उन लोगों में फिट नहीं बैठती थी। इसके अलावा वह मार्शल दाव दायरे में थी। मैं यहाँ आते हुए रास्ते में उनसे टकरा गई। उन्होंने कहा कि उन्हें एक जादुई जानवरों का झुंड और एक जादुई जानवर का अंडा मिला है, इसलिए मैं उनके साथ हो ली। लैन फैंगजिन ने ये कहते हुए एक हड्डी का ताबीज निकाला जिसे किन यून ने अभी अभी तराश कर तैयार किया था और उसमें अपनी आंतरिक शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। लैन फैंगजिन के साथ 2 दिन बिताने के बाद किन यून को एहसास हुआ कि उसे शिलालेखों में गहरी दिलचस्पी है और वह शिलालेखों से जुड़े कई गंभीर सवालों को जानती है। इनमें से कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब किन यून नहीं दे पाए। किन यून, बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द पहला शहर छोड़ दो। ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। लैन फैंगजिन अब किन यून से कुछ हद तक परिचित हो गई थी और उसने थोड़े सख्त लहजे में बात की। हम जादुई जानवर क्रिस्टल अंडा सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद मैं स्टार जुवान वू अकादमी लौट जाऊंगा। किन यून भी जानता था कि दूसरे जिले में अकेले रहना उसके लिए बहुत खतरनाक था। जब लैन फैंगजिन ने किन यून को जाने के लिए राजी होते देखा
तो वह संतुष्टि से मुस्कुराई और बोली, ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी मार्शल स्पिरिट में कुछ गड़बड़ है। अफवाह है कि आपकी मार्शल स्पिरिट कमजोर हो गई है और आप शक्ति प्राप्त करने के लिए केवल अपने स्वर्गीय सिंह की भुजा पर ही निर्भर रह सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि आप अभी भी एक शक्तिशाली शक्ति छिपा रहे हैं। किन यून ने अपना बायां हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे स्वर्गीय सिंह वाले हाथ में कई परिवर्तन हैं। चूंकि सिस्टर लैन ने मुझे तुम्हारी उम्र के बारे में बताया है, इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। मेरे स्वर्गीय सिंह वाले हाथ ने गलती से एक मार्शल स्पिरिट को जगा दिया था। स्वर्गीय सिंह की बैंगनी स्वर्ण वज्र ज्वाला मार्शल आत्मा अत्यंत हिंसक थी। भीषण युद्ध में उसे छिपाना असंभव था। देर सवेर यह मामला उजागर हो ही जाता, इसलिए उसने लैन फेंगजिन को इसके बारे में बताने का साहस किया। लैन फेंगजिन बेहद हैरान थी जब उसने किन यून की बाह पर चुटकी काटी। उसके खूबसूरत और परिपक्व चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया और वह धीरे से बोली, छोटा दोस्त, तुम सच में एक छोटा राक्षस हो। किन यून ने हंसते हुए लिखना जारी रखा। उन्होंने 20 मध्यम श्रेणी के शरीर सुरक्षा तावीज बनाने में कुल 5 से 6 दिन का समय लगाया। किन यून ने दोनों टीमों को हड्डी के ताबीज दिए। उसने 2 अपने लिए भी रख लिए। ठीक है, चलो चलते हैं। अगर हम कामयाब रहे तो जल्द ही हमें जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा मिल जाएगा। बिग माउंटेन बहुत आश्वस्त था। उसका गोल चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। दोपहर का समय वह था जब सूरज अपनी चरम तपिश पर था। धरती स्टीमर की तरह तप रही थी और पहले शहर के खंडहर बेतहाशा गर्म थे, हवा की झुलसा देने वाली लहरों में लिपटे हुए। किन यून को 9 यांग दिव्य आत्मा के माध्यम से गर्म सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करने में बहुत सहजता महसूस हुई। वह मार्शल दाव साधक के समान समूह में था, इसलिए उसे जादुई जानवरों से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। 2 दिन बाद सुबह आगे चल रहे ड्रैगन दस्ते ने अचानक अपने कदम रोक दिए। बड़े पहाड़ ने गंभीरता से कहा, सब लोग तैयार हो जाओ। जादुई जानवरों का वह समूह बस आगे ही है, हमसे लगभग 2000 मीटर दूर। सभी ने तुरंत अपनी ऊर्जा एकत्रित की और अपनी आभा को नियंत्रित किया तथा सावधानीपूर्वक आगे बढ़े। उनके सामने एक अपेक्षाकृत बड़ा विला था। ये दीवारों से घिरा हुआ था और कुछ छोटे पहाड़ थे। पहले तो नजारा बहुत सुंदर था, लेकिन जादुई जानवरों के आक्रमण के बाद पहाड़ खंडहर में बदल गया और छोटा पहाड़ बंजर हो गया। जैसे ही वह जादुई जानवरों के झुंड के पास पहुंचा, किम यून को उनसे एक तेज आभा का एहसास हुआ। पहले जब उसका सामना इतने बड़े जादुई जानवरों के झुंड से होता था तो वह उनसे बचकर ही निकल पाता था। ये पहली बार था जब वह उनके इतने करीब आया था। उसने ओल्ड टैन से रॉयल स्पिरिट तोप और 4 तोप के गोले लिए। वह एक इमारत की 20वीं मंजिल पर चढ़ गया। यह इमारत जादुई जानवरों से लगभग 7 से 800 मीटर की दूरी पर थी और इसका उपयोग स्पिरिट तोप से सटीक निशाना लगाने के लिए सुविधाजनक स्थान के रूप में किया जा सकता था। किन यून का मिशन बहुत मुश्किल था। जादुई जानवरों के झुंड में 2 आत्मिक जानवर थे। उसे तोप से उनमें से एक को बुरी तरह घायल करना था और दूसरे को लैन फेंगजिन के लिए छोड़ना था। बिग माउंटेन और ओल्ड टैन को मैजिक बीस्ट्स द्वारा मैजिक बीस्ट्स के क्षेत्र के पास ही खोजा गया था। आक्रमण करो, बिग माउंटेन चिल्लाया। उन्होंने पहले ही रणनीति पर विस्तार से चर्चा की थी और वे जानते थे कि समन्वय कैसे किया जाए। दोनों दस्तों ने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग किया और जादुई जानवरों के बीच में घुस गए। उसी समय जादुई जानवरों से भरे गांव से एक गगनभेदी गर्जना की आवाज आई। अध्याय 216। 100 से ज्यादा जादुई जानवर अचानक एक साथ दहाड़ने लगे, जिससे जमीन कांप उठी। राक्षस जानवर की आभा हवा के तेज झोंके में बदल गई, जो हवेली से सीटी बजाती हुई निकली और चट्टानों और ईंटों को उड़ाकर आसमान में धूल का गुब्बार उड़ा ले गई। ओल्ड टैन और माउंटेन, जो आगे थे, ने धूल को उड़ाने और स्पष्ट दृश्य सुनिश्चित करने के लिए कई उच्च गुणवत्ता वाले तूफानी ताबीज फेंके। इमारत के ऊपर शाही आत्मा तोप के जरिए किन यून ने जागीर की दीवारों के अंदर से लाल आकृतियां निकलती देखीं। ये जादुई जानवर तेज और फुर्तीले थे। जब उसने गौर से देखा तो वह मन ही मन चौंक गया। वे सभी 2 मीटर ऊंचे गोरिल्ला थे। गोरिल्ला के पूरे शरीर पर लाल फर था, सिर पर 6 इंच लंबा सींग था, मुंह तीखे दांतों से भरा था, पेट कठोर लाल शल्कों से भरा था और 2 भुजाएं बहुत बड़ी और लंबी थीं। ये राक्षस जानवर वाकई डरावने हैं। ऐसा लगता है जैसे ये नजदीकी लड़ाई वाले जानवर हैं। इनकी शारीरिक सुरक्षा बहुत मजबूत है। किम यून ने अब गोरिल्लाओं की तरफ नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपना ध्यान लैन फेंगजिन पर केंद्रित किया। लैन फेंगजिन दौड़ते हुए कभी कभी एक चाकू फेंक देती थी। मार्शल दाव क्षेत्र की ऊर्जा उस चाकू पर एकत्रित थी, इसलिए उसके लिए उन क्रूर खूनी गोरिल्लाओं के शरीर में घुसना बहुत आसान था। गर्जन। विला के अंदर से अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। गोरिल्ला की दहाड़ किसी खूंखार जानवर की दहाड़ जितनी भयानक थी। जब ओल्ड टैन और बाकी लोग जादुई जानवरों के एक समूह से निपट रहे थे तो कक्षा 7 और 8 के जादुई जानवरों से निपटना काफी आसान था। जब कक्षा 9 का कोई जादुई जानवर उनके पास आता तभी वे शरीर को सुरक्षित रखने वाले ताबीज का इस्तेमाल कर पाते थे। लैन फेंगजिन उड़ गया और जल्दी से विला में प्रवेश किया। अचानक एक काला सा गोरिल्ला छोटे से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वह अपने दोनों बड़े हाथों से अपनी छाती पर जोर जोर से मार रहा था। क्या ये कोई आत्मा जानवर है? लगता है मुझे इसे गंभीर रूप से घायल करना होगा। किन यून ने तुरंत शाही आत्मा तोप को नियंत्रित किया और उसे कुछ मीटर ऊंचे गोरिल्ला पर निशाना बनाया। टकराना। तोप हल्की सी हिली और 2 गोले उछलकर निकले। वे तुरंत गोरिल्ला के सिर पर लगे और हवा की लहरों में फट गए। गोरिल्ला पहाड़ से नीचे उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय एक और विशाल गोरिल्ला प्रकट हुआ। उसका शरीर रक्त लाल था और वह और भी अधिक क्रूर लग रहा था। जब लैन फेंगजिन ने देखा कि गोरिल्ला उड़ गया है
तो उसने राहत की सांस ली। एक आत्मिक जानवर पहले ही मारा जा चुका था और बचा हुआ उसका था। बड़े लाल गोरिल्ला के प्रकट होने के बाद वह लैन फेंगजिन की ओर दौड़ा। लैन फेंगजिन उछल पड़ी और हवा में तैरने लगी। उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली। उसकी विशाल कुल्हाड़ी नीली रोशनी से चमक रही थी। कुल्हाड़ी का नुकीला ब्लेड आधा मीटर लंबा था, जबकि कुल्हाड़ी का हत्था 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। जैसे ही किन यून युद्ध को ध्यान से देखने की योजना बना रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस काले गोरिल्ला को उसने उड़ाया था वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया था। काले गोरिल्ला के सिर का एक टुकड़ा उड़ गया, जिससे ताज़ा खून निकल आया। हालांकि वह मरा नहीं। गोरिल्ला गुस्से से चिल्लाया। उस भयावह आभा ने लैन फेंगजिन, ओल्ड टैन और बाकी लोगों को चुपके से दहशत में डाल दिया था, विशेष रूप से ओल्ड टैन और बिग माउंटेन। उन्होंने सोचा कि रॉयल स्पिरिट तोप ने उस काले गोरिल्ला को मार दिया था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में जीवित हो जाएगा। यह आदमी असल में मरा नहीं। किन यूं के पास अभी भी 2 तोप के गोले थे। उसने फौरन तोप पर निशाना साधा और एक बार फिर गोली चला दी। बूम! काले गोरिल्ला का सिर फट गया और उसका शरीर छोटी पहाड़ी चोटी से नीचे गिर पड़ा। इस बार वह पूरी तरह से मर चुका था। सबने राहत की सांस ली। लैन फेंगजिन को भी राहत मिली। उसे तो बस इस एक लाल गोरिल्ला से लड़ना था। काले गोरिल्ला की मौत के बाद लाल गोरिल्ला और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने पागलों की तरह भयंकर हमला किया। उसके सिर के लंबे सींग से अचानक लाल रोशनी की किरणें निकली और लैन फेंगजिन की ओर झपटी। लैन फेंगजिन लाल प्रकाश की किरण से बाल बाल बच गई। अगर वह उससे टकरा जाती तो उसे जरूर गंभीर चोट लग जाती। बूम! गोरिल्ला के सिर से निकली लाल रोशनी जमीन पर पड़ी और 10 मीटर से भी बड़ा एक विशाल गड्ढा बन गया। ये बेहद भयावह था। लैन फेंगजिन ने भी गोरिल्ला के शरीर पर कुछ वार किए। सभी वार बहुत गहरे थे, लेकिन गोरिल्ला नीचे नहीं गिरा। किन यून भी यह सब देखकर घबरा रहा था। उसे थोड़ी चिंता थी कि कहीं दूसरा राक्षसी जानवरों का झुंड न आ जाए। इतने बड़े शोरगुल में दूर से आए राक्षसी जानवरों के झुंड के घबरा जाने की पूरी संभावना थी। विला पहले से ही अस्त व्यस्त था और अब जब भीषण युद्ध छिड़ गया था तो दीवारें ढह गई थीं। आसपास की खंडहर इमारतें क्यूई की लहरों से उड़ गईं। जिस इलाके में भीषण युद्ध हो रहा था वह धमाकों की आवाज से गूंज रहा था। ये बेहद भयावह था। दूर से किन यून ने लैन फेंगजिन की लड़ाई देखी और उसे लगा कि उसे लाल गोरिल्ला को उड़ा देना चाहिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाल गोरिल्ला बहुत शक्तिशाली था। इतने प्रहारों के बाद भी वह ऊर्जा से भरा हुआ था। हड्डियां बहुत सख्त हैं। सिस्टर लैन की कुल्हाड़ी हड्डियों को नहीं काट सकती। जब किन यून को यह एहसास हुआ तो वह मन ही मन लैन फेंगजिन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया। धमाका! अचानक हुई धीमी आवाज ने सबको चौंका दिया। जागीर में एक छोटा सा पहाड़ अचानक फट गया। एक काला गोरिल्ला पहाड़ से निकलकर लैन फेंगजिन की ओर दौड़ा। जब बूढ़े टैन ने उन्हें देखा तो वह जल्दी से चिल्लाया, बड़े पहाड़, क्या तुमने नहीं कहा था कि वहाँ केवल 2 आत्मिक जानवर थे? अब 3 क्यों हैं? माफ करना, हमने इसकी पूरी जांच नहीं की। माउंटेन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। कक्षा 8 और 9 के जिन जादुई जानवरों का वे सामना कर रहे थे वे उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। बूढ़ा टैन और बाकी लोग 8वें या 9वें पायदान पर गोरिल्लाओं के एक बड़े समूह से जूझ रहे थे। उनके पास खुद को अलग करने का कोई रास्ता नहीं था, न ही पीछे हटने का। कुछ देर के लिए वे एक भयंकर युद्ध में फंस गए। किन यून ने स्थिति को गंभीर होते देखा और खुद ही कदम उठाया। आग के बादल पर कदम रखते हुए वह ओल्ड टैन की ओर दौड़ा। बूढ़े टैन, क्या कोई और तोप के गोले हैं? किम यून ने पूछा। और नहीं। जब ओल्ड टैन ने किम यून को देखा तो वह बेहद चिंतित हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किम यून ने दांत पीसकर 2 हड्डियों के ताबीज निकाले। उसने उन्हें ओल्ड टैन और माउंटेन पर फेंका और उन पर हमला कर रहे हिंसक रक्त गोरिल्लाओं को रोक दिया। इससे उन्हें दोनों गोरिल्लाओं को गंभीर रूप से घायल करने का समय मिल गया। वहाँ 29वें चरण से भी ज्यादा गोरिल्ला थे। ये भी एक ऐसी चीज थी जिसकी ड्रैगन दस्ते को उम्मीद नहीं थी। ओल्ड टैन और बिग माउंटेन को लगा कि दबाव काफी कम हो गया है और वे जाकर दूसरे सदस्यों की मदद कर सकते हैं। मौजूदा हालात में अगर वे पीछे हटना भी चाहें तो अब यह उतना मुश्किल नहीं होगा। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि किन यून न सिर्फ तावीज बनाने में माहिर था बल्कि ताकत के मामले में भी काफी अच्छा था। चूंकि उसके साथी खतरे में थे इसलिए वह उनसे डरकर नहीं भागा बल्कि बहादुरी से उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। मैं जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे लेने जा रहा हूँ। जैसे ही हमें वे मिल जाएंगे हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। ये कहकर किन यून तेजी से जागीर की ओर दौड़ा। अगर वह जल्दी नहीं करता तो लैन फेंगजिन टिक नहीं पाती। वह इस समय 2 आत्मिक जानवरों का सामना कर रही थी। इससे पहले किन यून ने दूर एक इमारत से जागीर को देखा था। उसने अंदाजा लगाया था कि उस छोटे से पहाड़ में राक्षसी जानवर का क्रिस्टल अंडा है, वरना उसमें से कोई आत्मा स्तर का राक्षसी जानवर नहीं निकलता। जो गोरिल्ला मारा गया था वह भी छोटे पहाड़ की रक्षा के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया था। जब किन यून जागीर में घुसा तो लैन फेंगजिन को तुरंत पता चल गया कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। वह उस पर चिल्लाई, किन यून, अब ये तुम पर निर्भर है। बहन लैन, थोड़ी देर और रुको। किन यून हवा में उड़ता हुआ छोटे पहाड़ की ओर दौड़ा। वह बेहद घबराया हुआ था। जल्द ही वह एक उच्च श्रेणी का शरीर रक्षा तावीज हाथ में लिए छोटे पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। फिर वह बड़े गड्ढे से नीचे कूद गया। नीचे पहुंचने पर अचानक एक खतरनाक आभा ने उसे घेर लिया। यह 9वीं रैंक के 2 जादुई जानवर थे। हालांकि किन यून बेहद घबराया हुआ था फिर भी वह बिल्कुल शांत रहा।
उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ शरीर सुरक्षित करने वाला ताबीज निकाला ताकि कक्षा 9 के 2 जादुई जानवरों को रोका जा सके। कक्षा 9 के जादुई जानवर के बंद हो जाने के बाद उसने विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा बाहर निकाला और उसके अंदर विशालकाय मार्शल आत्मा को सक्रिय कर दिया, जिससे हथौड़ा बड़ा हो गया और उसके अंदर के बेस्क निशानों के कारण हथौड़े की शक्ति बेस्क हो गई। उन्होंने अपने स्वर्गीय सिंह भुजा से हथौड़े को कसकर पकड़ लिया और उसे अधोलोक सूर्य की आंतरिक शक्ति और कंपन की आंतरिक शक्ति के साथ संयोजित कर उन्होंने 6 शैली फोजिंग ड्रैगन की उल्का बौछार का प्रदर्शन किया। टकराना, हथौड़ा एक रक्त लाल गोरिल्ला के सिर पर गिरा, जिससे वह आग में जल उठा। बूम, विशालकाय स्पिरिट किंग हथौड़ा उठाकर वह दूसरे गोरिल्ला के सिर पर गिरा और उसे आग के समुद्र में फेंक दिया। कक्षा 9 के 2 जादुई जानवरों को स्थिर करने के बाद वे कुछ ही सेकंड में मारे गए। इस समय उसने देखा कि पहाड़ के गर्भ में दीवारों पर बड़ी संख्या में मानव लाशें जमा थीं। किन युन द्वारा स्टेज 9 के 2 गोरिल्लाओं को मारने के बाद उसकी 80% आंतरिक ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। शुक्र है कि उसका दिमाग अभी भी अच्छी स्थिति में था। जैसे ही उसने अपनी मानसिक शक्ति मुक्त की, उसने पर्वत के पेट को ढक लिया और उस स्थान पर रुक गई जहां ऊर्जा केंद्रित थी। उसने दोनों गोरिल्लाओं के शवों को इकट्ठा किया और उस जगह की ओर दौड़ा जहां ऊर्जा एकत्रित थी। वहां उसे 10 आधे मीटर से भी ज्यादा ऊंचे विशाल लाल अंडे दिखाई दिए, जो लाल क्रिस्टल बॉल जैसे थे। क्या ये राक्षसी क्रिस्टल का अंडा है? ये 16 हैं। किन युन को सुखद आश्चर्य हुआ। जैसे ही वह उन्हें लेने जा रहा था, अचानक एक बवंडर ने उसे आगे खींच लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पहाड़ की चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा चूस लिया गया था। उसके पीछे खालीपन था। वह साफ देख सकता था कि काला गोरिल्ला अपना विशाल मुंह खोलकर कुछ निगल रहा है। किन युन ने तुरंत इंपीरियल स्पिरिट तकनीक का उपयोग किया और जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे को उड़ने के लिए नियंत्रित किया। जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे के पास आने के बाद उन्हें उसके भंडारण स्थान में रख दिया गया। हु लैन फेंगजिन अचानक आसमान से नीचे उतरी। उसने अपनी पूरी ताकत से काले गोरिल्ला का सिर काट डाला, जिससे वह निगल नहीं पाया। किन युन ने जल्दी से फायर क्लाउड स्टेप्स का इस्तेमाल किया और चिल्लाया, मैं सफल हो गया हूँ। फिर उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए एक स्पिरिट लेवल गोरिल्ला के शव को ढंक लिया, उसे तैराते हुए अपने करीब लाया और फिर उसे एक बड़े भंडारण बैग में रख दिया। हवा में पहुंचकर उसने देखा कि लाल गोरिल्ला को लैन फेंगजिन ने मार दिया था। लैन फेंगजिन जल्दी से पीछे हट गया और लाल गोरिल्ला का शरीर ले गया। अभी भी 20 से 30 अन्य 9वें चरण के गोरिल्ला बचे थे जो मारे नहीं गए थे। ओल्ड टैन और अन्य लोगों के लिए यह आसान नहीं था क्योंकि वे निर्णायक रूप से युद्ध क्षेत्र छोड़कर पीछे हट गए। 4 घंटे चलने के बाद वे अंततः रुके और मुख्य सड़क पर एक दुकान में आराम किया। किन युन ने 10 राक्षसी क्रिस्टल अंडे और आत्मा स्तर के गोरिल्ला की लाश निकाली। उसके हाथ में जो चीजें थीं वे सबसे महंगी थीं। वास्तव में 10 जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे हैं। माउंटन सुखद आश्चर्यचकित था। अब तुम्हें पता चला, आह युन के बिना हमें राक्षस जानवर का क्रिस्टल अंडा नहीं मिलता। बूढ़ा टैन हंसा। माउंटन के दोनों बेटों ने कुछ नहीं कहा। वे यह बात अच्छी तरह जानते थे। पिछली स्थिति के आधार पर किन युन की हड्डी के ताबीज की मदद के बिना वे कक्षा 9 के जादुई जानवर की लाश भी नहीं पा सकते थे और अब तो उसे जादुई जानवर के इतने सारे क्रिस्टल अंडे भी मिल गए थे। हम इसे कैसे बांटें? लैन फेंगजिन ने किन युन पर एक नजर डालते हुए कहा। उसकी आंखों में गहरी नजर थी। किन युन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने 6 अंडे रखे थे, मानो लैन फेंगजिन ने उन्हें खोज लिया हो। उसे याद आया कि उस समय लैन फेंगजिन ही गोरिल्ला को काटने के लिए नीचे झपटी थी। बहुत संभव था कि उसने राक्षसी जानवर के क्रिस्टल अंडों की सही संख्या देखी हो। अध्याय 217। किन युन को कुछ अपराध बोध हुआ और उसने कहा, मुझे तो बस एक जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा चाहिए। सभी ने बहुत योगदान दिया है, खासकर सिस्टर लैन और ओल्ड टैन की रॉयल स्पिरिट तोप ने। ठीक है, ये क्रिस्टल अंडा ले लो। माउंटन ने किन युन को एक क्रिस्टल अंडा दिया और कहा, हम पहले जादुई जानवर के अंडे बांटेंगे। हम दोनों के लिए एक एक। ड्रैगन दस्ते के कप्तान होने के नाते माउंटन ने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और न ही जादुई जानवरों के झुंड की स्थिति की गहराई से जांच की। उसने किन युन को सिर्फ एक क्रिस्टल का अंडा दिया था। इससे ओल्ड टैन और उसके साथी बेहद नाखुश थे। बूढ़ा टैन हंसा, ए युन, तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की है। तुम्हारे पास सिर्फ एक राक्षसी क्रिस्टल अंडा नहीं होना चाहिए। पहाड़, तुम क्या सोचते हो? लैन फेंगजिन ने सिर हिलाया और कहा, अगर किन युन न होता तो हम राक्षस जानवर के क्रिस्टल अंडे हासिल नहीं कर पाते। उसका शरीर सुरक्षित करने वाला ताबीज भी कक्षा 9 के कई जादुई जानवरों से छुटकारा पाने के लिए काफी है। पर्वत पुत्र, वह काले वस्त्रधारी युवक कुछ असंतुष्ट था। 7वें स्तर के मार्शल बॉडी में एक जादुई पशु क्रिस्टल अंडा प्राप्त कर पाना उसके लिए पहले से ही बुरा नहीं है। और क्या चाहिए? ठीक है, मैं इन्हें बराबर बांट दूंगा। बिग माउंटन ने अपने बेटे को घूर कर देखा। लैन फेंगजिन पहले ही बोल चुका था, अगर वह सामान बराबर नहीं बांटेगा तो लोगों को और भी ज्यादा चिढ़ होगी। ये तो पता ही था कि उसने जो जानकारी दी थी वह बहुत गलत थी। ओल्ड टैन और लैन फेंगजिन पहले से ही इतने विनम्र थे कि उन्होंने उसकी आलोचना नहीं की। 9वें चरण के 20 जादुई कोर, 2 आत्मा जानवर कोर और 8वें चरण के 70 जादुई कोर। माउंटन ने एक पल सोचने के बाद कहा, किन युन, क्या हम आपको 10 और चरण 9 राक्षसी क्रिस्टल दे सकते हैं? किन युन ने कहा, मुझे जादुई जानवर का कोर नहीं चाहिए, बस मुझे उस आत्मा जानवर की लाश दे दो और तुम कोर को बांट सकते हो। लैन फेंगजिन ने अपना सिर हिलाया, वह एक शिलालेख मास्टर है,
ये सामग्री उसके लिए उपयोगी है, बस उसे दे दो। आत्मिक पशु के शवों को बेचने में एक निश्चित मूल्य था। किम यून ने अधिक दानव पशु कोर के लिए अनुरोध नहीं किया क्योंकि वह चाहता था कि ओल्ड टैन और कंपनी अधिक साझा करें। उसे इस बात का संतोष था कि उसे 2 जादुई जानवरों के शव मिल गए थे। उसने खुद देखा था कि उन 2 गोरिल्लाओं के कंकाल कितने शक्तिशाली थे। उसके बाद ये सब लैन फेंगजिन और ओल्ड टैन की बदौलत था। ये सहयोग काफी अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमें साथ काम करने का एक और मौका मिलेगा। माउंटन हंसा। फिर उसने किम यून की ओर देखा और पूछा, आह यून, क्या तुम अपनी हड्डियों के ताबीज बेच रही हो? प्रत्येक के लिए एक 9वीं रैंक जादू कोर। किम यून मुस्कुराया। बिग माउंटन ने आगे कुछ नहीं पूछा। ये बहुत महंगा था। अगर वह इसे बेचता तो 9वीं श्रेणी के एक जादुई कोर की कीमत लगभग 10 मिलियन क्रिस्टल होती। प्रति ताबीज 10 मिलियन क्रिस्टल सिक्के, ये तो बहुत ज्यादा कीमत मांगना था। किम यून माउंटन और बाकियों के लिए कोई तावीज नहीं बनाना चाहता था। लैन फेंगजिन के अलावा ड्रैगन दस्ते के बाकी सदस्यों के बारे में उसकी अच्छी राय नहीं थी। लूट का माल बांटने के बाद वे आराम करने लगे। अभी तक कोई भी ठीक नहीं हुआ था। साथ रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प था। दोपहर के बाद सूरज की रोशनी कम हो गई। पहले साफ आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया और मौसम अचानक बदल गया। अब जाने का समय हो गया है। बूढ़ा टैन खड़ा हुआ और दुकान से बाहर चला गया। फुफकार, फुफकार, फुफकार। तेज बारिश हुई। किम यून और उनके साथी मूसलाधार बारिश के बीच खाली पड़े इलाके से दौड़ रहे थे। कुछ ही देर बाद वे एक सार्वजनिक चौराहे पर पहुंचे। जैसे ही वे एक दूसरे को अलविदा कहने वाले थे, उन्हें अचानक चारों तरफ से आभा की लहरें महसूस हुईं। आसपास बहुत से लोग हैं। लैन फेंगजिन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, अधिकाधिक लोग बाहर निकल आए और पूरे चौक को घेर लिया। चौक के चारों ओर 100 से ज्यादा लोग खड़े थे। सबने बांस की टोपियां पहन रखी थीं और हथियार लिए हुए थे। उनके हाव भाव ठंडे थे और उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। तुम ही तो हो जिन्होंने हिंसक खूनी गोरिल्ला जानवरों के समूह को हराया था, है ना? तुम्हारे पास ज्यादा लोग नहीं हैं और तुम ताकतवर भी नहीं हो, लेकिन इस जादुई जानवरों के झुंड को हराने के लिए तुम्हारे पास कुछ क्षमता तो है। एक बूढ़े आदमी ने अपनी बांस की टोपी उतारी और अपना गंजा सिर दिखाया। उसने हाथ में एक नुकीला सुनहरा लंबा हुक पकड़ा हुआ था और ठंडी हंसी हंस रहा था। आप क्या चाहते हैं? लैन फेंगजिन ने ठंडे स्वर में पूछा, एक मार्शल दाव क्षेत्र की आभा जारी करते हुए। इसके बाद 3 मार्शल दाव क्षेत्र साधकों की आभा भी लोगों के इस समूह से फूट पड़ी। यह एक विशाल पशु शिकारी दल था। इसमें 3 मार्शल दाव क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और बाकी 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के थे। उनकी ताकत बेहद भयानक थी और निश्चित रूप से किम यून और उनकी टीम के लिए उनका सामना करना मुश्किल था। लाल खून वाले जानवर के पास कुछ जादुई क्रिस्टल अंडे होने चाहिए। बस उन्हें दे दो, हम तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेंगे। गंजे बूढ़े ने व्यंग्य किया, हम इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, हम यूं ही यहाँ तक नहीं आ सकते। किम यून के समूह द्वारा राक्षसी जानवरों के झुंड पर किए गए हमले से मची अफरा तफरी ने बड़ी टीम को चिंतित कर दिया था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि राक्षसों का झुंड गायब हो चुका था। जमीन पर सिर्फ लाशें और जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे की बची हुई सांसें थीं। उसके बाद वे यहाँ तक आए। जादुई जानवर के अंडे इतने कीमती थे कि कोई भी उन्हें सौंपना नहीं चाहता था। माउंटन तो और भी ज्यादा अनिच्छुक था। पहले उसे एक किम यून को देना पड़ा था जो 7वें स्तर के मार्शल बॉडी पर है। सब लोग, क्या आप हमें विचार करने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? माउंटन की बात खत्म होते ही वह अपने दोनों बेटों और अपने चचेरे भाई को चौक के किनारे ले आया। वहां मार्शल दाव क्षेत्र का कोई साधक नहीं था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक दौड़कर आएगा। और तो और वे दोनों बहुत तेज थे। पल भर में ही वे 80-90 मीटर दूर निकल गए थे। माउंटन के दौड़कर आने पर उसने एक शरीर सुरक्षा तावीज फेंक दिया। उसके पास एक शरीर सुरक्षा तावीज बचा भी था, जिससे किम यून मन ही मन गुस्से से कोसने लगा। जब शरीर को सुरक्षित रखने वाले ताबीज ने चोरों को रोका तो माउंटन के 4 लोग और बाकी लोग तेजी से दौड़े। उन्होंने अपने हाथों में हथियार लिए और उन पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। एक क्षण में वे चारों 10 से अधिक 9वें स्तर के मार्शल बॉडी साधकों को मारने में सफल हो गए। गंजे बूढ़े आदमी ने ये देखा तो वह गुस्से से दहाड़ उठा और लैन फेंगजिन की ओर दौड़ा। बाकी 2 मार्शल दाव साधक भी तुरंत लैन फेंगजिन पर टूट पड़े। वे एक युवा मार्शल दाव क्षेत्र साधक से अकेले निपटने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, खासकर उस रहस्यमयी महिला से जिसके पास रॉयल ग्रेट स्पिरिट कुल्हाड़ी थी। एक पल में एक अराजक युद्ध छिड़ गया। लैन फेंगजिन को मार्शल दाव क्षेत्र के 3 बूढ़ों से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 70-80 सैनिकों में से कुछ लोग पहाड़ के समूह का पीछा करने निकल पड़े। बाकियों ने किम यून और उसके साथियों को जिंदा पकड़ने के लिए उन्हें घेर लिया था। माउंटन और बाकी लोगों ने अचानक कार्रवाई की। उन्हें साफ तौर पर उम्मीद थी कि लैन फेंगजिन 3 मार्शल दाव क्षेत्र के साधकों से बचाव कर पाएगी। अगर बाकी चोर टैनलिंगियों पर हमला करते तो उनके बच निकलने की संभावना ज्यादा होती। जहां तक ओल्ड टैन और लैन फेंगजिन की बात है तो उनके जीवित पकड़े जाने या यहां तक कि मारे जाने की संभावना अधिक थी। लैन फेंगजिन और ओल्ड टैन दोनों बहुत गुस्से में थे। माउंटन की हरकतें निस्संदेह उन्हें धोखा दे रही थीं। बूढ़े टैन ने धीमी आवाज में कहा, आह यूं, भागने का कोई मौका ढूंढो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि किम यून एक जादुई जानवर क्रिस्टल अंडा निकाल रहा है। जब किम यून ने राक्षस जानवर का अंडा बाहर निकाल लिया तो उसे घेरने वाले 9वें स्तर के मार्शल कलाकार तुरंत रुक गए। तुम क्या कर रहे हो? गंजे बुजुर्ग ने जब किम यून की हरकतें देखी तो जोर से चिल्लाया। इस समय वह लैन फेंगजिन से लड़ रहा था।
इसलिए वह हाथ भी नहीं बढ़ा सका। हम एक साथ मरेंगे। किम यून जोर से हंसा और उसने राक्षस जानवर के क्रिस्टल अंडे को जमीन पर पटक दिया। क्रिस्टल का अंडा जमीन पर गिरा और उसमें से तेज गंध निकली, जिसके साथ तेज हवा भी चली। गंजे बूढ़े आदमी और बाकी 2 मार्शल दाव क्षेत्र विशेषज्ञों के चेहरे के भाव बदल गए। वे डर गए। पीछे हटो, सब लोग भाग रहे चारों का पीछा करो, जितनी तेज हो सके उतनी तेज गति से। गंजा बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया। फिर उसने और बाकी 2 बूढ़ों ने तुरंत अपने हाथ खींच लिए और बिग माउंटेन का पीछा किया। लैन फेंगजिन ने जमीन पर टूटे हुए राक्षसी क्रिस्टल के अंडों को देखा और तुरंत काली हवा की लहरें छोड़ दी। वह डर गई और जल्दी से चिल्लाई, चलो चलें। मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में काले बादल और भी जोर से गरजने लगे। बिजली लगातार चमक रही थी, मानो धरती को चीर डालेगी। बच्चा, तुम सच में बहुत लापरवाह हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कई जादुई जानवरों की भीड़ को आकर्षित कर लोगे। बूढ़ा टैन दौड़कर आया और मुस्कुराते हुए किम यून को डांटा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सच होगा। कम से कम वो लोग तो डर गए। किम यून ने अपने बगल में खड़ी लैन फेंगजिन की तरफ देखते हुए हंसी। जब वह ताबीज बना रहा था, वह और लैन फेंगजिन एक ही कमरे में थे, तो उसने कहा कि जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा एक बहुत ही रहस्यमयी चीज है। ये किसी जादुई जानवर से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि इसे एक जादुई जानवर ने बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बनाया था। राक्षसी क्रिस्टल अंडे से निकले जादुई जानवर कम से कम कक्षा 9 के जादुई जानवर थे। बड़े होने पर वे आत्मा स्तर के जादुई जानवर बन जाते और जब वे पूरी तरह से वयस्क हो जाते तो और भी भयानक हो जाते। यदि यह पूर्ण विकसित जादुई पशु प्रजनन करना जारी रखता तो पैदा होने वाले जादुई पशुओं की संख्या और भी अधिक होती। राक्षस जानवर के अंडे से निकले जादुई जानवरों के समूह के भावी राजा थे। इसलिए राक्षसी जानवर के क्रिस्टल अंडे से निकले राक्षसी जानवर कई शक्तिशाली राक्षसी जानवरों का भोजन थे। खोल के टूटने पर एक अत्यंत शक्तिशाली आभा प्रकट होती थी। लैन फेंगजिन ने किम यून को उन शक्तिशाली राक्षसी जानवरों के बारे में बताया था जिन्हें क्रिस्टल अंडे से आकर्षित किया जा सकता था। नतीजा ये हुआ कि उसने अभी अभी एक जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे को निर्णायक रूप से चकनाचूर कर दिया था। उसकी उमड़ती आभा किसी नवजात शिशु की तरह थी, जो दूर दूर से शक्तिशाली जादुई जानवरों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। एक आत्मा स्तर के जादुई जानवर की आभा उतनी ही भयानक थी जितनी एक मार्शल दाव क्षेत्र के साधक की। वे अपनी आभा छिपाते नहीं थे, इसलिए वे उसे दूर से ही भांप सकते थे। किम यून और उनके साथी एक क्षण के लिए ही भागे। उसके बाद उन्हें एक आत्मिक जानवर की आभा का आभास हुआ। तहखाने में छिप जाओ, चलो चलें, बूढ़े टैन ने कहा। फिर तेजी से सड़क के किनारे एक सुनसान इमारत में गायब हो गया। तहखाने में दाखिल होते ही अचानक हवा में एक विशाल साया प्रकट हुआ। वह निश्चित रूप से कोई उड़ता हुआ जादुई जानवर था, क्योंकि केवल कोई उड़ने वाला जादुई जानवर ही इतनी तेज गति से चल सकता है। किम यून और उसके साथियों ने अंधेरे तहखाने को रोशन करने के लिए चमकते पत्थर निकाले। सबने राहत की सांस ली। अभी तक तो वे सब बहुत घबराए हुए थे। आह यून, तुम्हारी प्रतिक्रिया वाकई तेज थी। अगर तुमने उस जादुई जानवर जैसे क्रिस्टल अंडे को नहीं छोड़ा होता तो हम इतनी आसानी से बच नहीं पाते। बूढ़ा टैन हंसा। ऊपरी क्षेत्र को शांत होने में जरूर कुछ समय लगेगा। मैं आराम करने जा रहा हूँ। एल्डर झोंग एक गोदाम में दाखिल हुए और पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया। तहखाना बहुत बड़ा था और चूंकि वहाँ कई गोदाम थे, इसलिए एल्डर झोंग के दोनों बेटे भी आराम करने चले गए। किम यून, ओल्ड टैन और लैन फेंगजिन बाहर थे। ए यून, मैं तुम्हें अपना जादुई जानवर क्रिस्टल अंडा दूंगा। तुमने इतनी मेहनत की पर तुम्हें कुछ नहीं मिला। यह अच्छा नहीं है। बूढ़ा टैन हंसा। खैर, मेरे पास बहुत सारे राक्षस जानवर कोर हैं। बूढ़े टैन, मैं ये बात तुमसे नहीं छिपाऊंगा। दरअसल मेरे पास जादुई जानवरों के कई क्रिस्टल अंडे हैं, इसलिए मैं उन्हें तुम्हारे साथ बांटूंगा। बूढ़े टैन ने कई बार उसकी मदद की थी और उसके प्रति वफादार रहा था। बूढ़ा टैन हैरान रह गया। उसने लैन फेंगजिन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, इसे अपने पास रखो, मैं संतुष्ट हूँ। बूढ़े झो और बाकियों को इस बारे में मत बताना, बस इतना ही। लैन फेंगजिन को इस बात का पहले से ही पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वरना वो पहले ही किम यून का पर्दाफाश कर देती। ठीक है, मैं पहले थोड़ी देर सो जाता हूँ, तुम लोगों को भी आराम करना चाहिए। बूढ़ा टैन हंसा और फिर एक गोदाम में घुस गया। जब किम यून ने ओल्ड टैन को जाते देखा तो वह लैन फेंगजिन की ओर मुस्कुराया और धीरे से कहा, बहन लैन, क्या आप जादुई जानवर क्रिस्टल अंडा चाहती हैं? लैन फेंगजिन मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें अपना जादुई जानवर क्रिस्टल अंडा दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। ठीक है। अध्याय 218। किम यून तुरंत सहमत नहीं हुआ। इसके बजाय उसने पहले स्पष्टीकरण मांगा। मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज में मदद चाहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लैन फेंगजिन ने किम यून को गोदाम में खींचने से पहले चारों ओर देखा। गोदाम में ढेर सारी शराब थी। लैन फेंगजिन एक बड़े बर्तन पर बैठी थी और उसने एक पत्थर की पटिया निकाली और उसे अपनी गेहूं रंग की जांघों पर रख दिया। फिर उसने किम यून की तरफ उंगली टेढ़ी करके उसे पास आने का इशारा किया। जब किम यून वहां से गुजरा तो उसने पत्थर की पटिया पर कई अजीबोगरीब नक्काशी देखी। ये शिलालेखों का एक सेट है, लैन फेंगजिन ने कहा। अगर ये शिलालेखों का एक समूह है तो ये जुबान शिलालेखों के बहुत करीब हैं। ये उच्च श्रेणी के आत्मा शिलालेख या शाही श्रेणी के आत्मा शिलालेख होने चाहिए। किम यून नीचे बैठ गया और ध्यान से देखने के लिए अपना सिर उसके सामने कर दिया। लैन फेंगजिन ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, देखो, ये रॉयल ग्रेट स्पिरिट शिलालेख हैं।
पूरा शिलालेख डार्क लाइनों के साथ यहाँ है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बस इन स्पिरिट शिलालेखों को एक ताबीज में बदलने के लिए। किन यून भी कुछ उत्साहित था और बोला, बहन लैन, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह कौन सा आत्मा चिन्ह है? आत्मा तावीज बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि आप संतुष्ट होंगी। मैं इस पर केवल एक ही आत्मा चिन्ह उकेर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा यह एक उच्च स्तरीय आत्मा तावीज होगा, न कि एक उच्च स्तरीय आत्मा तावीज। तावीज का ग्रेड उसकी शक्ति और कठिनाई के आधार पर निर्धारित किया जाता था। सबसे सहज तरीका था आत्मा के निशानों का एक समूह तराशना। सामान्यतः आत्मा के निशानों वाले तावीज में जितने अधिक समूह होते, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती और आवश्यक सामग्री भी उतनी ही अधिक मान वाली होती। किम यून ने पहले जो मध्यम श्रेणी का शरीर सुरक्षा तावीज गढ़ा था, वह उच्च श्रेणी के आत्मा तावीजों के बहुत करीब था। अगर वह शरीर सुरक्षा चिन्ह का एक और सेट करता, तो वह एक उच्च श्रेणी का तावीज तो बनता, लेकिन उसे बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल होता। लैन फेंगजिन ने हंसते हुए कहा, मैं अभी तुम्हें यह नहीं बता सकती कि यह किस तरह का आत्मा शिलालेख है। तुम्हें बस मुझे इसे बनाने में मदद करनी है। जब तुम इसमें कामयाब हो जाओगी, तो मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर अपना जादुई जानवर जैसा क्रिस्टल अंडा दूंगी। अगर आप मुझे सारी डार्क लाइंस दे दें, भले ही आप मुझे न बताएं, मैं भविष्य में उनका परीक्षण कर सकता हूँ। किम यून ने पत्थर की पटिया उठाई और मुस्कुराते हुए कहा। लैन फेंगजिन हंसी, मेरे द्वारा दिए गए विशेष ताबीज कागज के बिना आप इन आत्मा चिन्हों से ताबीज नहीं बना पाएंगे। आत्मा चिन्हों के इस सेट का मुख्य उद्देश्य ताबीज बनाने के लिए एक संरचना स्थापित करना है, इसलिए इसका उपयोग कलाकृतियों की गहराई के लिए नहीं किया जा सकता। राक्षस जानवर के क्रिस्टल अंडे के लिए मैं उसे परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद करूंगा। किम यून ने आगे कुछ नहीं पूछा। आखिरकार उसके पास आत्मा के शिलालेखों का सेट था, वह भविष्य में जरूर इसका पता लगा लेगा। लैन फेंगजिन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, आप भी निराश न हों। अगर भविष्य में मौका मिला, तो मैं आपको इस आत्मा शिलालेख के प्रभावों के बारे में बताऊंगी। किम यून ने जानवर की खाल का एक टुकड़ा निकाला और चाकू से उस पर लिखना शुरू कर दिया। ये शाही स्तर के आत्मा अभिलेखों से खुद को परिचित कराने के लिए था। उनसे परिचित होने के बाद ही वह आधिकारिक तौर पर इसे बना पाता। आप इसे यहाँ बनाना चाहते हैं? लैन फेंगजिन ने पूछा। हाँ, किम यून ने सिर हिलाया। उसे 36 आत्मा शिलालेख प्राप्त हुए थे। भीतर के शिलालेख केवल उच्च श्रेणी के थे, वे न तो सर्वोच्च श्रेणी के थे और न ही राजा श्रेणी के। अब जब वह रॉयल ग्रिड स्पिरिट शिलालेख के संपर्क में आया था, तो वह बेहद उत्साहित था। उच्च श्रेणी और उच्च श्रेणी के आत्मा शिलालेखों में निपुणता प्राप्त करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था। इसमें निपुणता प्राप्त करने के बाद ही भविष्य में शिलालेख सीखते समय इसे अंकित किया जा सकता था। किम यून केवल 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में था। उच्च गुणवत्ता वाले शिलालेख सीखने के लिए उसे उच्च मार्शल बॉडी क्षेत्र 8वें या 9वें स्तर पर होना आवश्यक था। अब तक वह उच्च श्रेणी के अधिकांश स्पिरिट चिन्हों में पारंगत हो चुका था। उच्च श्रेणी और शाही श्रेणी के स्पिरिट चिन्ह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इस समय उन्हें सीखना एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। लैन फेंगजिन ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। ये दूसरा जिला है जहाँ कई आत्मिक जानवर दिखाई देते हैं। चलो पहले शहर से निकलते हैं। तुम्हें पहले इन आत्मिक शिलालेखों से परिचित होना चाहिए। बहन लैन, आपकी पृष्ठभूमि क्या है? ये शाही स्तर के आत्मा शिलालेख हैं। क्या आप दिव्य शिलालेख महल से हैं? किम यून ने पूछा। उसकी जानकारी के अनुसार केवल दिव्य शिलालेख महल और ब्लू स्पिरिट स्टार महल में ही इस स्तर के शिलालेख होते हैं। नहीं, मत पूछो। लैन फेंगजिन ने शरारती मुस्कान दी और अपने घुटने से किम यून को धक्का दिया। किम यून ने अपने होठों को मोड़ा और अचानक लैन फेंगजिन की जांघ पर चुटकी काट ली। अय्या, तुम बदबूदार लड़के हो। लैन फेंगजिन ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बेईमान हो। वह अपनी जांघ को किम यून के चेहरे पर रगड़ते हुए हंसने लगी। बहन लैन, अगर तुम मुझे ऐसे ही चिढ़ाती रहोगी तो मैं शांत नहीं हो पाऊंगी और न ही आत्मा के निशानों से परिचित हो पाऊंगी। किम यून ने आह भरी। हालांकि मेंग फीलिंग एक आकर्षक राक्षसी थी, लेकिन वह आमतौर पर खुद को काफी संयमित रखती थी। दूसरी ओर लैन फेंगजिन ने एक सेक्सी पोशाक पहनी हुई थी जिससे उसकी लंबी टांगें और नाभि साफ दिखाई दे रही थी। वह मजबूत और हृष्ट-पुष्ट लग रही थी, लेकिन उसमें एक आकर्षण भी था। किम यून ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बहादुर और आकर्षक सुंदरी इतनी चुलबुली होगी। छोटे बदमाश, ये मत सोच कि मुझे नहीं पता। तुम हमेशा मेरी जांघ को घूरते रहते हो। लैन फेंगजिन खिलखिलाकर हंसी। मुख्य बात यह है कि आप बहुत बोल्ड कपड़े पहनते हैं। क्या आप अक्सर ऐसे ही रहते हैं? किम यून शराब के टब के पास जमीन पर बैठ गया। लैन फेंगजिन शराब के टब पर उसके बगल में बैठी अपनी मनमोहक लंबी टांगें हिला रही थी। जब लैन फेंगजिन ने किम यून को गंभीरता से आत्मा के निशान बनाते देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच नहीं है। मैं इसे सिर्फ खेलने के लिए बाहर आने पर ही पहनती हूँ। और बात यह है कि जियाओ युएलन जैसी लड़की आपकी पत्नी है, तो आप ईमानदार क्यों नहीं हैं? जब आपके परिवार में ऐसी खूबसूरत महिला है, तो आप दूसरों की परवाह क्यों करते हैं? किम यून ने आह भरी। बहन लैन, मैंने बहुत सी हसीनाएं देखी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर तुम्हारे जितनी आकर्षक नहीं हैं। तुम्हारे पूरे शरीर से ऐसी आभा निकलती है कि कोई भी अपराध करने को मजबूर हो जाता है। ऐसे कपड़े पहनने से तो तुम मर ही जाओगी। लैन फेंगजिन ने ये सुनकर एक ताज़ा और मनमोहक हंसी की झड़ी लगा दी और कहा, वाकई बहुत से लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए मैं उनकी जान ले लूंगी। यह मुझे बहुत थका रहा है। बेटे, यांग शियू के लिए तुम्हारे मन में कैसी भावनाएं हैं? वह भी बहुत सुंदर है। तुम शायद प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाओगे।
लैन फेंगजिन भी मेन फीलिंग की तरह थी, धीरे से उसके खूबसूरत चेहरे को सहला रही थी। किन यू जैसा सुंदर और योग्य युवक महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय था, खासकर लैन फेंगजिन जैसी चुलबुली महिला। अगर वह उससे मिलती तो उसे छेड़ने का मौका जरूर छोड़ती। वह मेरी गुरु हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। अपना चेहरा छूते ही किम यून को लगा जैसे उसे कोई नुकसान हुआ हो। उसने मन ही मन कोसा, बदबूदार बदमाश, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। लैन फेंगजिन ने उसे डांटते हुए हंसते हुए कहा। फिर उसने उसका हाथ हटा लिया और कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी। अपने काम पर ध्यान दो। ध्यान केंद्रित करने के लिए किम यून ने जानवरों की खाल और पत्थर की पट्टियां निकाली और गंभीरता से कुछ लिखने के लिए एक कोने में चला गया। लैन फेंगजिन ने कहा, किम यून, यांग शियू पहले ही मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रख चुकी है। प्रतिभा के मामले में वह लगभग मेरे बराबर ही है। अभी वह जियाओ यांगलोंग की मंगेतर है, तो आप और जियाओ यांगलोंग के बीच की दुश्मनी को दूर करने की क्या योजना है? जब किन यून ने सुना कि यांग शियू ने मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रखा है तो वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। वह मन ही मन खुश हुआ और बोला, मैं बस अपनी ताकत बढ़ाने और सब कुछ बदलने की शक्ति हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता हूँ। सच में, जब कोई काफी मजबूत होगा तभी इस घिनौने आदमी जियाओ यांगलोंग से लड़ पाएगा। उसने ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस में कई घिनौने काम किए हैं। वह बहुत ही दुष्ट भी है। उसने अपने पिता को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह न कर सके। लैन फेंगजिन के चेहरे पर घृणा की लकीरें उभर आईं जब उसने जियाओ यांगलोंग का जिक्र किया। किम यून को अब यकीन हो गया है कि लैन फेंगजिन ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से थी। उन्होंने पूछा, बहन लैन, आप किस महल से हैं? नांगोंग, पूर्वी महल, उत्तरी महल या पश्चिमी महल? लैन फेंगजिन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं सेंट पैलेस से हूँ। क्या आप ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस में प्रवेश करना चाहते हैं? ईस्टर्न पैलेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। जब आपका प्रदर्शन अच्छा होगा तो मैं आपको सेंट पैलेस में प्रवेश करने और सेंट बनने की सलाह दूंगी। संत महल सचमुच शक्तिशाली है, किम यून ने कहा। यांग शियुए और आपकी पत्नी जियाओ युलान दोनों संत महल में शामिल हो गई हैं। वे सभी मेरी छोटी बहनें हैं, मेरे जैसी ही गुरु। लैन फेंगजिन बहुत खुशी से हंसी। किम यून शर्माए बिना नहीं रह सका और जल्दी से बोला, बहन लैन, टीचर यांग के सामने बकवास मत करो, बहुत अजीब लगेगा। लैन फेंगजिन ने खिलखिलाकर कहा, चिंता मत करो, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में कितना आत्मविश्वास है। किम यून ने घुराघुराते हुए पूछा, बहन लैन, भाई जी भी संत महल में आ गए हैं, क्या आपने उनके बारे में सुना है? जी वुफेग, एक तलवार साधक। जब उसने जी वुफेग का जिक्र किया तो लैन फेंगजिन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने गंभीरता से कहा, यह न पहचान पाना मुश्किल है कि वह कौन है, लेकिन यह आदमी, मुझे नहीं पता कि मुझे इसे तलवार का दीवाना कहना चाहिए या तलवार का दानव, लेकिन ये बहुत डरावना है। ऐसा कहा जाता है कि सेंट पैलेस में मार्शल दाओ दायरे के अंतर्गत वह सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। जब किन यून ने ये सुना तो उसे मन ही मन जी वुफेग के लिए खुशी हुई। उसके बाद वह भी चुप हो गया और गंभीरता से आत्मा के निशान अंकित करने लगा। उसे नहीं पता था कि वह कब मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रख पाएगा। लैन फेंगजिन किन यून के विचारों को पढ़ पा रही थी। उसने धीरे से कहा, किम यून, अगर तुम अपनी क्षमता के साथ पूर्वी महल में प्रवेश करोगी तो तुम निश्चित रूप से छलांगें और सीमाएं पार कर जाओगी। स्टार जुवान वू अकादमी में रहना समय की बर्बादी होगी। किम यून ने एक शब्द भी नहीं कहा। स्टार जुवान वू अकादमी में रहने के उसके कुछ और ही इरादे थे। उसे पूरा यकीन था कि स्टार जुवान वू अकादमी में मार्शल किंग लैन जियाओ की कोई न कोई विरासत जरूर छिपी होगी। हालांकि उसे अभी तक वह नहीं मिली थी। इस बार उसने बहुत सारे जुवान अंक अर्जित किए थे और स्टार जुवान वू अकादमी के विभिन्न रहस्यों और किंवदंतियों के बारे में पूछताछ करने का फैसला किया। 2 दिन बाद किम यून ने खुद को रॉयल ग्रेट स्पिरिट शिलालेखों के सेट से परिचित कराया। उसे पूरा विश्वास था कि वह स्पिरिट शिलालेखों के सेट का इस्तेमाल एक ताबीज बनाने में कर सकता है। ऊपरी इलाका भी शांत हो गया था और आत्मा जानवर का आभामंडल पहले ही गायब हो चुका था। बूढ़े टैन और उसके साथियों ने किम यून को अलविदा कहा और पहले जिले के अभयारण्य की ओर बढ़ने और वहां एक मजबूत टीम में शामिल होने का फैसला किया। लैन फेंगजिन और किम यून पहले शहर से चले गए। वे पहले शहर के नहीं थे। ओल्ड टैन से अलग होने के बाद वे जल्दी से पहले शहर से चले गए। वे पहले शहर से कुछ 100 मील दूर एक जंगल में पहुंचे और एक गुफा में प्रवेश किया। किम यून ने तावीज बनाने के लिए शाही स्तर के आत्मा चिन्हों के रहस्यमय सेट का इस्तेमाल करना शुरू किया। तावीज का कागज लैन फेंगजिन ने मुहैया कराया था। यह वाकई बहुत खास था। जब वह आत्मा के चिन्ह अंकित कर रहा था तो उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि ताबीज में एक दमित तारा शक्ति समाहित है। लैन फेंगजिन की सुरक्षा से वह ताबीज बनाने में अधिक सहज महसूस कर सकता था। कुछ दिनों के बाद किम यून ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने अंततः एक उच्च श्रेणी के आत्मा शिलालेख को परिष्कृत किया। बहुत थक गया हूँ, इस ताबीज का क्या फायदा? उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसका हाथ बहुत भारी हो गया है। नक्काशी वाला चाकू उठाकर वह जमीन पर लेट गया, आंखें बंद कर ली और हाँफने लगा। अध्याय 219। लैन फेंगजिन ने ताबीज उठाया और संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारा इनाम है, और इस ताबीज के बारे में किसी को मत बताना और इन शिलालेखों के सेट को लीक मत करना, वरना मैं यांग शियू पर तुम्हारे गुप्त क्रश के बारे में सबको बता दूंगी। किम यून कड़वी मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम कब जा रहे हो? जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस लौट आऊंगी।
लैन फेंगजिन ने कहा, मैंने पहले शहर में इसलिए भी प्रवेश किया था ताकि एक शिलालेख गुरु को ढूंढ सकूं जो मुझे ताबीज बनाने में मदद कर सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगी। किन यून ने अपने बगल में रखे राक्षसी जानवर के क्रिस्टल अंडे को देखा। वह बहुत खुश हुआ। उसके पास कुल 7 राक्षसी जानवर के क्रिस्टल अंडे और साथ ही कक्षा 8 और 9 के कई जानवर कोर थे। उन्होंने गणना की कि कुल राशि को 600 मिलियन जुआन पॉइंट्स में बदला जा सकता है। 4 घंटे बाद उसकी ताकत वापस आ गई। लैन फेंगजिन ने भी एक साफ सुथरा नीला स्किनटाइट सूट पहन लिया। ये ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस की वर्दी थी, लेकिन उसके स्किनटाइट सूट की बेल्ट सोने की थी। मैं आपकी जान भी नहीं देख पा रही हूँ, मैं थोड़ी निराश हूँ। हालांकि वर्तमान लैन फेंगजिन को कसकर लपेटा गया था, फिर भी वह एक बहादुर और चुलबुली आभा बिखेर रही थी। अरे बदमाश, तू सिर्फ मेरी जांघों को देखना जानता है। लैन फेंगजिन हंसी और उसे लात मारकर दूर धकेल दिया। चलो यहीं अलग हो जाते हैं, मैं सच में तुमसे जुदा नहीं हो सकती। बहन लैन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे तुम्हारी लंबी टांगें भी बहुत याद आएंगी। किन यून ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। गुफा से बाहर निकलने से पहले लैन फेंगजिन ने अपनी आंखें घुमाते हुए एक गुनगुनाहट दी। चूंकि अभी दिन था, किन यून अकेले यात्रा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने रात होने तक इंतजार किया। रात में उसने अपनी छाया शक्ति का उपयोग किया और अंधेरे में छिप गया और स्टार जुआन वू अकादमी में वापस लौट आया। रास्ते में किन यून कुछ शहरों से गुजरा और उसने देखा कि शहर की दीवारें ढह रही थीं। उनसे किसी आत्मिक जानवर की आभा निकल रही थी, इसलिए उसे पता चल गया कि इन शहरों में जादुई जानवरों की बड़ी भीड़ है। जादुई जानवरों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों को खाना पड़ता था। एक पूरे शहर को तबाह करना जादुई जानवरों के लिए एक विशाल अन्न भंडार था। अगर इंसान एकजुट हैं, तो उन्हें शक्तिशाली जादुई जानवरों के झुंड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। किन यून को पहले शहर में अपने अनुभव याद आए और उसे पता चला कि उसने राक्षसी जानवरों के एक झुंड को मार डाला था। असंख्य तारा झील के किनारे कई छात्र इकट्ठा होकर तारा जुआन वू अकादमी की नौक का इंतजार कर रहे थे। आमतौर पर वे दिन रात 2 घंटे में वहां पहुंच जाते थे। जब किन यून पहुंचे तो कई छात्रों ने उन्हें पहचान लिया और धीरे धीरे चर्चा की। किन यून ने बहुत शरारतें की हैं। देखने से तो लगता है कि उसे शायद पता नहीं है ना? तियानलिंग साम्राज्य ने अभी अभी खुद को एक साम्राज्य घोषित किया है, फिर भी युवराज की हत्या उसी ने कर दी। यह एक घातक झगड़ा है, सब गड़बड़ है। उसने जाकर युवराज को क्यों मारा? मुझे आश्चर्य है कि क्या ये हमारे स्टार जुआन वू अकादमी को फंसाएगा। जब किन यून ने ये सुना तो वह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तियानलिंग साम्राज्य को कैसे पता चला कि वह अपराधी है। इस बारे में पता चलने के बाद उन्होंने नौक का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्होंने फायर क्लाउड सटेप का उपयोग किया और ऊंचाई से झील को पार कर द्वीप के केंद्र तक पहुंचे। उन लोगों के समूह ने पिछली बार हमारी उपस्थिति देखी थी। उनके युवराज और यिन शेन की मृत्यु के बाद उन्होंने इस मामले की जांच शुरू की। अगर उन्होंने जांच की होती तो उन्हें पता चल जाता कि सिस्टर फीलिंग और अन्य लोग स्टार जुआन वू अकादमी में जल्दी लौट आए थे। मैं अकेली हूँ जो अभी भी पहले शहर में हूँ। सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद किन यून ने कारण का पता लगाया कि तियानलिंग साम्राज्य ने क्यों माना कि उसने ऐसा किया था। जैसे ही उसने स्टार जुआन वू अकादमी में प्रवेश किया, वह तुरंत स्टार सन ट्रेजर ट्री में लौट आया। डू गुई स्टार सन ट्रेजर ट्री के बाहर गिरी हुई पत्तियों को व्यवस्थित कर रहा था। गुरुजी, किन यून दौड़कर आया और चिल्लाया। जब डू गुई ने किन यून को वापस आते देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, किन यून, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम ही थे जिसने तियानलिंग साम्राज्य के युवराज को मारा था? हाँ, मैं यिन शेन को मारने वाला था, लेकिन उस युवराज ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि वह मुझे मारकर अपना नाम रोशन करेगा, इसलिए मैंने उसे मार डाला। किन यून ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। डू गुई ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा है तो यह आपकी निजी रंजिश है। प्रिंसिपल ने मेन फीलिंग और बाकी लोगों से भी इस बारे में पूछा है और वे इस मामले की बारीकियों को समझते हैं। तियानलिंग साम्राज्य द्वारा हमारे छात्रों के विरुद्ध की गई यह पहली गलती है, इसलिए आपको इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी स्टार जुआन वू अकादमी आपको नहीं सौंपेगी, लेकिन आपको बाहर जाते समय सावधानी बरतनी होगी। बाहर जादुई जानवरों का उत्पात मचा हुआ था, इसलिए वे बाहर की स्थिति पर ध्यान जरूर देते। तियानलिंग साम्राज्य के लिए बदला लेना आसान नहीं था, इसलिए किन यून ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गुरुजी, मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, मैं उन्हें संभवतः 600 मिलियन जुआन पॉइंट्स के बदले में बदल सकता हूँ। किन यून ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर डू गुई इतना चौंक गया कि उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा पत्ता नीचे रख दिया और चिल्लाया, सच में? यह क्या है? किन यून डू गुई का पीछा करते हुए एक गुफा में गया और एक जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा और कई कोर निकाले। डू गुई कान से कान तक मुस्कुराने लगा। डू गुई ने सदमे में गहरी सांसें ली और पूछा, बच्चे, तुम्हें राक्षसी क्रिस्टल अंडे कैसे मिले? 7 मैं भाग्यशाली रहा और एक मजबूत टीम में शामिल हो गया। इस टीम ने दूसरी टीमों के साथ मिलकर काम किया और फिर मैंने उनका फायदा उठाकर इसे हासिल कर लिया। किन यून ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, जुआन पॉइंट स्टोर पर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए जिसे आप जानते हों। मैं इनका इस्तेमाल चुपके से जुआन पॉइंट्स के बदले में करना चाहता हूँ। मैं किसी को नहीं बता सकता कि मेरे पास 7 जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे हैं। डू गुई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास 600 मिलियन जुआन पॉइंट्स होने की बात छिपाना इतना आसान नहीं है। क्या तुमने कोई अच्छा बहाना सोचा है? मैंने इस बारे में सोच लिया है। बस इतना कहो कि मैंने अपने भंडारित आत्मा कलाकृतियों को बड़ी मात्रा में जादुई जानवरों के कोर या ऐसी ही किसी चीज से बदल दिया।
यह उचित होना चाहिए, है ना? किम यून दूसरों को ये बताना ज्यादा पसंद करेगा कि उसके पास बड़ी संख्या में राक्षस जानवरों के कोर हैं, बजाय इसके कि उन्हें बताए कि उसके पास एक राक्षस जानवर क्रिस्टल अंडा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। चलो चलें। डू गुई अपने शिष्य को इतने सारे जुबान पॉइंट्स प्राप्त करते देख बहुत खुश हुआ। वह किम यून को लेकर सीधा स्टार जुवान वू अकादमी के बीचों बीच स्थित चहल पहल वाले इलाके में पहुंचा। स्टार जुवान वू अकादमी के मध्य में जुवान पॉइंट स्टो के हॉल में कई लोग कतार में खड़े थे और अपने हाथों में मौजूद छोटी मात्रा में जानवरों के कोर को जुवान पॉइंट्स के लिए बदल रहे थे। डू गुई ने कुछ परिचितों को पहचाना और तुरंत एक वीआईपी लाउंज में घुस गया। कुछ ही देर बाद लाल रंग का आलीशान सूट पहने एक मोटा बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा। बूढ़े, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस डील लाया हूँ। तुम मुझे कैसे शुक्रिया अदा करोगे? डू गुई ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। क्या ये किम यून है? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मोटे बुजुर्ग ने हंसते हुए किम यून की तरफ हाथ बढ़ाए। नमस्ते बड़े मोटे, किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मोटा बूढ़ा आदमी स्टार जुवान वू अकादमी का मानद प्रिंसिपल था। उसका नाम पान दावेई था और वह स्टो के मुख्य व्यवसाय के लिए जिम्मेदार था। वह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। पान दावेई ने मुस्कुराते हुए किम यून को बैठने के लिए आमंत्रित किया और पूछा, क्या बड़ी बात है? सीधे सीधे कह दो। किम यून ने जब सामान का एक बड़ा ढेर बाहर निकाला तो पान दावेई का चमकता हुआ चेहरा तुरंत जम गया। वह चौंककर जमीन पर पड़ी चीजों को देखने लगा। 7 राक्षस क्रिस्टल अंडे, तुम्हें ये कैसे मिले? भले ही यह मार्शल दाव अभ्यासियों की एक टीम हो, फिर भी राक्षस क्रिस्टल अंडे पाना इतना आसान नहीं है। पान दावेई जल्दी से अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और जादुई जानवर के अंडों को छू लिया। मेरी किस्मत अच्छी थी और मैं उन्हें उठा लाया। किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े मोटे, मेरे लिए हिसाब लगाओ। इसमें कितने जुबान पॉइंट हैं? और कृपया इसे मेरे लिए राज रखना। यह मत बताना कि मैंने इतने सारे जादुई जानवरों के क्रिस्टल अंडे हासिल किए हैं। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बदले कितने जुबान पॉइंट्स ले सकता हूँ। पान दावेई जानवरों के कोर गिनते हुए बेहद उत्साहित था। कक्षा 8 और 9 के जादुई पशु कोर की संख्या देखकर वह भी हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 7वें स्तर के मार्शल बॉडी का एक युवक इतने सारे जादुई पशु कोर हासिल कर पाएगा। कुल 601.5 मिलियन। अपना जुबान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड सौंप दो। पान दावेई ने गहरी सांस ली और एक अष्टकोणीय डिस्क निकाली। किम यून ने जुबान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड को एक सुनहरे अष्टकोणीय डिस्क पर रखा। पान दावेई ने शपथ लेने से पहले कार्ड और डिस्क पर अपना खून टपकाया। यह मुख्य रूप से इस बारे में था कि लेन देन में क्या था और वह किसके साथ व्यापार कर रहा था। उसके काम पूरा होने के बाद किम यून के जुबान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड पर 600 मिलियन से अधिक जुबान पॉइंट दिखाई दिए। जुबान पॉइंट्स लिस्ट महीने में एक बार रिफ्रेश की जाएगी। अगर आप खुद इसमें शामिल नहीं होना चाहते तो अपने जुबान पॉइंट्स जल्द से जल्द इस्तेमाल कर लीजिए। पान दावेई ने हंसते हुए कहा। अगली बार जब ऐसा कोई ऑफर आए तो आप अकेले ही इस वीआईपी लाउंज में आ सकते हैं। कोई मुझे आकर बता देगा कि मैं आपसे मिलने आऊं। डू गुई हंसा। मोटे बूढ़े आदमी, तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। पान दावेई हंसा। क्यों ना अभी चलें? किम यून, तुम भी चलो। बड़े मोटे, मैं वज्र आत्मा मज्जा के बदले में कुछ लेना चाहता हूँ। मैं इसके बदले में कितना ले सकता हूँ? किम यून ने पूछा। पान दावेई ने एक पल सोचा और कहा, जब तक आपके जुबान क्रिस्टल कार्ड में 200 मिलियन से ज्यादा जुबान पॉइंट्स हैं, आप इसके बदले 100 मिलियन जुबान पॉइंट्स और 10 मिलियन क्रिस्टल कॉइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप कुल मिलाकर वज्र स्पिरिट मैरो की 5 बोतलें ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके जुबान पॉइंट्स 200 मिलियन से कम हैं, तो आप इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। मैं इसे अभी बदल दूंगा। किम यून ने एक जुबान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड और एक क्रिस्टल सिक्का कार्ड निकालते हुए कहा। पान दावेई ने 5 सुनहरी बोतलें निकाली जो एक छोटे शराब के बर्तन जितनी बड़ी थीं। उसने किम यून के क्रिस्टल सिक्का कार्ड और जुबान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड को स्वीकार किया और उन्हें चलाया। फिर लेन देन पूरा करने से पहले उसने किम यून को अपनी मानसिक शक्ति को उन दोनों कार्डों में समाहित करने दिया। किम यून के कार्ड पर अभी भी 400 मिलियन क्रिस्टल सिक्के थे। उसके पास केवल 100 मिलियन से कुछ ज्यादा जुबान पॉइंट बचे थे। व्यापार पूरा होने के बाद वह वापस लौटना चाहता था और वज्र स्पिरिट मैरो का स्वाद लेना चाहता था, लेकिन डू गुई और पान दावेई ने उसे पीने के लिए बुलाया। शुरू में तो वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे लगा कि डू गुई और पान दावेई दोनों ही मार्शल आर्ट्स अकादमी के दिग्गज हैं, तो उसे लगा कि वह उनसे स्टार जुबान वू अकादमी के कुछ राज जान सकता है, तो वह उनके पीछे चल पड़ा। दुकान के ठीक बगल में एक रहस्यमयी सितारा रेस्टोरेंट था। इसे पान दावेई ने खोला था, इसलिए किम यून ने जी भरकर खाने पीने में कोई झिझक नहीं दिखाई। डू गुई का व्यक्तित्व भी उसके जैसा ही था, इसलिए उसने चॉपस्टिक का इस्तेमाल भी नहीं किया। उसने बस अपने हाथों से जल्दी से कुछ खाना उठाया और मुंह में ठूंस लिया। पान दावेई हंसा और डांटते हुए बोला, बूढ़े डू, क्या तुम पर किसी भूखे भूत का साया है? तुम्हें इस तरह खाते देखना शर्मनाक है। डू गुई ने जवाब दिया, तुम्हारे जैसे बूढ़े लोहे के मुर्गे के लिए मुझे खाना खिलाना दुर्लभ है। अगर मैं पेट भरकर नहीं खाऊंगा तो मैं खुद को निराश कर रहा हूँ। किम यून ने अनुभव किया था कि अपनी जान की परवाह किए बिना खाना क्या होता है। डू गुई भी उनमें से एक था। फैटी एल्डर, आप इतने लंबे समय से स्टार जुवान वू अकादमी में हैं। क्या आपने अकादमी के बारे में कोई किंवदंती सुनी है? हर बार जब मैं स्टार झील के पास से गुजरता हूँ तो झील की शांत और अंधेरी सतह देखकर डर जाता हूँ और हमेशा यही लगता है कि नीचे कुछ डरावना है। किम यून ने पूछा।
पान दावेई अचानक गंभीर हो गए और बोले, असंख्य तारा झील के नीचे एक ड्रैगन बैल है जो पहाड़ की तरह बंद है। इसका शरीर बैल का है, पंजे और मुंह ड्रैगन के हैं, सींग, कान और आंखें बैल की हैं। हमारा द्वीप इसी ड्रैगन बैल पर बना है। क्या ये सच है? किन यून ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अध्याय 220। यह एक किंवदंती है, मेरे शिक्षक ने मुझे बताया था। पान दावेई ने खाने का एक निवाला उठाया और बहुत ही विनम्रता से उसे खा लिया। ये कहना मुश्किल था कि वह एक मोटा आदमी था जो मेज पर इतना विनम्र था। डू गुई ने आखिरकार मुंह में रखा खाना निगल लिया और बोला, मैंने भी अपने शिक्षक को एक किंवदंती सुनाते सुना था। उन्होंने कहा था कि स्टार्सन ट्रेजर ट्री में कोई खजाना छिपा है। पान दावेई ने आह भरते हुए कहा, ये सब किंवदंतियां हैं और इन्हें साबित करने का कोई तरीका नहीं है। हम भी मिरियाड स्टार झील के सबसे गहरे हिस्से में नहीं जा सकते, लेकिन मैंने पुराने प्रिंसिपल से सुना है कि मिरियाड स्टार झील पहले एक शहर हुआ करती थी और किसी कारणवश वह गहराई में गिर गई। वह ड्रैगन बैल मिरियाड स्टार झील का संरक्षक जानवर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे बूढ़े हमसे झूठ बोल रहे थे। डू गुई ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, मैं इतने सालों से स्टार्सन ट्रेजर ट्री में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई खजाना नहीं मिला। पत्तों और पत्तों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं है। पान दावेई ने भौहें चढ़ाईं। मैं वास्तव में सोचता हूँ कि ड्रैगन बैल की किंवदंती सच है, क्योंकि ऐसे बहुत कम शक्तिशाली जादुई जानवर हैं जो असंख्य स्टार झील के पास जाने की हिम्मत करते हैं और उनमें से कोई भी इसके करीब नहीं आया है। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी स्टार जुवान वू अकादमी के पास शक्तिशाली सुरक्षा व्यवस्था है। जादुई जानवरों का न आना सामान्य बात है। पान दावेई ने सिर हिलाया, नहीं। क्या आपको पता है कि तियान शुवान मार्शल स्कूल और लिंग शुवान वू अकादमी पर कितनी बार हमले हुए हैं? सभी महाशक्तियों पर कई बार हमले हुए हैं और यहाँ तक कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस को भी मुश्किल से बचना पड़ा है। जहाँ तक हमारी स्टार जुवान वू अकादमी की बात है, राक्षस जानवरों का झुंड पूरी गति से हमारी ओर आ रहा था और फिर अचानक कोई भी राक्षस जानवर हमारी ओर नहीं आया। वर्तमान में तियान जुवान मार्शल स्कूल और लिंग जुवान वू अकादमी दोनों ही यहाँ की शांति और सुकून से बहुत ईर्ष्या करते हैं। खाने के बाद किन यून और डू गुई स्टार्सन ट्रेजर ट्री के पास लौट आए। रास्ते में उसे पता चला कि मेंग फीलिंग और बाकी लोग पहले ही शाही शहर की ओर जा चुके थे ताकि वे तियान किन साम्राज्य में दानव जानवरों का सफाया करने के लिए दानव राजा की सेना में शामिल हो सकें। स्टार्सन ट्रेजर ट्री में वापस आकर डू गुई ने किन यून को शाही आत्मा कला और आत्मा एकाग्रता संहार की साधना में मार्गदर्शन दिया। उसे उम्मीद की कि किन यून भविष्य में एक शक्तिशाली आत्मा संहारक गुरु बन सकेगा। 2 दिनों के अध्ययन के बाद किन यून ने बहुत कुछ सीख लिया था। डू गुई को पता था कि वह वज्र आत्मा मज्जा का उपयोग करने की जल्दी में था, इसलिए उसने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया। एक पेड़ की गहराई में बने एक गुप्त कक्ष में किन यून ने एक बड़ा सा बर्तन निकाला और उसे गुप्त कक्ष के बीच में रख दिया। फिर उसने जानवर की खाल का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे बड़े बर्तन के नीचे रख दिया। जानवर की त्वचा पर आत्मा के निशान थे और उन्होंने एक ऐसी संरचना बनाई जो स्टार्सन ट्रेजर ट्री के भीतर विशेष आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर आत्मा तरल बना सकती थी। जब उसने जानवर की खाल वाली संरचना को सक्रिय किया तो पानी के कुंड के ऊपर एक चक्रवात इकट्ठा हो गया। ये धुंध के बादल जैसा था। थोड़ी देर मंथन के बाद ढेर सारा चमकदार और पारदर्शी स्पिरिट द्रव नीचे टपकने लगा। कुछ ही देर बाद घड़ा भर गया। किन यून ने वज्र आत्मा मज्जा निकाली और उसे बड़े बर्तन में उंडेल दिया। वह उसमें कूद गया और वज्र आत्मा मज्जा में डूबने लगा। वज्र आत्मा मज्जा सुनहरा था, मानो जलता हुआ सोना हो। कुंड में प्रवेश करते ही ये पारदर्शी आत्मा द्रव से भरे पूरे कुंड को सोने में रंग देता था। जैसे ही किन यून ने खुद को घड़े में डुबोया, उसे बहुत तेज दर्द हुआ। वह उसे बखूबी सहन कर सका। उसने पहले भी बहुत दर्द सहा था, वह बस दांत पीसकर उसे सहन कर सका। वज्र आत्मा मज्जा में भिगोने से शरीर का शीघ्र ही शोधन हो सकता था और यह प्रक्रिया बहुत कष्टदायक थी। आखिरकार ये शीघ्र साधना का एक तरीका था और इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में वज्र अस्थि को और भी अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता थी। तभी स्वर्ण अस्थि क्यूई द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकती थी, जिसे वज्र मज्जा कहा जाता था। इसका उपयोग मुख्य रूप से एक मार्शल आत्मा को पोषित करने और उसे वज्र मार्शल आत्मा में बदलने के लिए किया जाता था। एक बार जब मार्शल स्पिरिट वज्र मार्शल स्पिरिट बन जाती है तो व्यक्ति 8वें स्तर के मार्शल बॉडी तक पहुंच जाता है। इससे मार्शल स्पिरिट उस मार्शल स्पिरिट से जुड़ी आंतरिक शक्ति को और मजबूत कर पाती है। किन यून ने खुद को कुंड में डुबो लिया। हालांकि उसका शरीर दर्द कर रहा था, फिर भी वह वज्र की हड्डियों को तेजी से मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। उसने जो सुनहरी अस्थि आभा छोड़ी वह विशेष रूप से तीव्र थी। क्या इसलिए कि मेरे पास 9 यांग दिव्य आत्मा है, इसलिए मैंने वज्र आत्मा मज्जा से ज्यादा औषधीय शक्ति अवशोषित कर ली? किन यून मन ही मन खुश हुआ। अगर ऐसा होता तो उसकी सुधार गति और भी तेज होती। 5 दिन बाद बर्तन में मौजूद सुनहरा तरल साधारण पानी में बदल गया, जिसका अर्थ था कि औषधीय शक्ति अवशोषित हो गई थी। किन यून बर्तन से बाहर आया और स्पिरिट द्रव को गाढ़ा करने से पहले पानी बाहर निकाल दिया। वह अगली बार के लिए तैयार था। वज्र स्पिरिट मैरो की एक और बोतल और मैं वज्र अस्थि को उसके चरम तक परिष्कृत कर पाऊंगा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि परिणाम इतने अच्छे होंगे। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वज्र आत्मा मज्जा को एक बार फिर विसर्जित करने के बाद वह हड्डियों के अंदर वज्र अस्थि मज्जा को संघनित करने में सक्षम हो जाएगा। क्योंकि उसने काले पीले हृदय सूत्र की साधना की थी, वज्र अस्थि में काली पीली क्यूई भी थी, जिसने उसे और भी अधिक ठोस बना दिया। मेरे पास 3 मार्शल स्पिरिट हैं।
इसे साधना आसान नहीं है। सबसे पहले मैं कंपन मार्शल स्पिरिट को वज्र रूप में परिवर्तित करूंगा। वज्र अस्थि मज्जा को जल्दी से संघनित करने के लिए किम यून ने बर्तन में भिगोना जारी रखा। उसके हाथों में अभी भी वज्र स्पिरिट मैरो की 3 बोतलें थीं। अब उसे एक बोतल को अवशोषित करने के लिए केवल 3 दिन की आवश्यकता थी। मैं एक अड़चन पर पहुंच गया हूँ। मार्शल स्पिरिट द्वारा वज्र मज्जा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के बाद ये संतृप्त अवस्था में पहुंच गया। मैं इसे और अवशोषित नहीं कर सकता, लेकिन यह अभी तक वज्र मार्शल स्पिरिट में विकसित नहीं हुआ है। किन यून घड़े से बाहर आया और मन ही मन बुदबुदाया। अभी वह केवल अपने डेंटियन में नेदरसन मार्शल स्पिरिट और अपनी भुजा में थंडर फ्लेम मार्शल स्पिरिट को ही परिष्कृत कर सकता था। किन यून ने वज्र स्पिरिट मैरो की शेष 2 बोतलों का उपयोग करने में कुछ दिन लगाए। उसके शरीर में तीनों मार्शल स्पिरिट्स एक अड़चन में थे। वज्र मार्शल स्पिरिट बनने के लिए विकसित नहीं हो पा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समस्या क्या है। बस थोड़ा सा और मैं 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा। हालांकि किन यून को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी, फिर भी वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। उनकी सभी मार्शल आत्माएं बहुत ऊंचे स्तर की थीं। वज्र रूपांतरण प्राप्त होने के बाद इसका मतलब था कि उनकी मार्शल आत्मा की आंतरिक शक्ति बहुत प्रबल होगी। उसी स्तर के मार्शल बॉडी स्तर 8 के साधक से भी कहीं ज्यादा। किन यून बंद दरवाजे की साधना से बाहर आया और डू गुई की तलाश में चला गया। डू गुई मोटे लिनेन के कपड़े पहने हुए स्टारसन ट्रेजर ट्री के नीचे आंखें बंद करके खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। जब उसने किन यून को पेड़ के छेद से बाहर आते देखा तो उसने अपनी आंखें खोल दी। गुरुजी, मैं एक अड़चन पर पहुंच गया हूँ। मेरी मार्शल स्पिरिट अब वज्र मज्जा को अवशोषित नहीं कर सकती और न ही यह वज्र मार्शल स्पिरिट में विकसित हो सकती है। डू गुई को देखते ही किन यून ने जल्दी से पूछा। डू गुई जानता था कि किन यून की मार्शल स्पिरिट में कोई समस्या नहीं थी। उसकी मानसिक शक्ति प्रबल थी, इसलिए वह किन यून की मार्शल स्पिरिट की हलचल को कमोबेश भांप सकता था। इसलिए उसे यह अजीब नहीं लगा। आप एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गए हैं। आध्यात्मिक अनुनाद प्राप्त करने के लिए आपको अपनी मार्शल आत्मा के सार को समझना होगा और अपनी आत्मा को अपनी मार्शल आत्मा के सार के साथ एकीकृत करना होगा। तभी आपकी मार्शल आत्मा आपको पहचान पाएगी और आपकी मार्शल आत्मा एक वज्र मार्शल आत्मा के रूप में विकसित हो पाएगी। क्योंकि एक बार जब कोई मार्शल स्पिरिट विकसित हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह आपके शरीर को छोड़कर बाहर आ सकती है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। मार्शल स्पिरिट की अपनी बुद्धि होती है, इसलिए आपको निर्णय लेने के लिए अपनी मार्शल स्पिरिट का मार्गदर्शन करना होगा। डू गुई की बात सुनकर किन यून गहरी सोच में पड़ गया। 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में पहुंचना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। हालांकि उसके लिए अभी भी एक दिशा थी। ज्यादा जल्दबाजी मत करो। तुमने अभी कुछ समय पहले ही 7वें स्तर के मार्शल बॉडी में प्रवेश किया है और अब तुम 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच गए हो। तुम बहुत तेज हो और अभी तुम सिर्फ 16 साल के हो। डू गुई मुस्कुराया और बोला, अगर इसे सुरक्षित रूप से अपग्रेड किया जा सके तो बेहतर होगा। किन यून ने सिर हिलाया। डू गुई ने कहा, एक बात है जिसमें शायद आपकी रुचि न हो, लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना ही होगा। हम तीनों जुवान लेवल मार्शल अकादमीज ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के साथ मिलकर एक हेवंस प्राइड अकादमी स्थापित करेंगे। हम मुख्य रूप से प्रतिभाशाली छात्रों को निखारने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मुझे काफी दिलचस्पी है। क्या मैं जा सकता हूँ? किन यून की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। डू गुई को उम्मीद नहीं थी कि किन यून इतना ऊर्जावान होगा, इसलिए उसने कहा, इस हेवंस प्राइड अकादमी में 3 जुवान मार्शल अकादमियों और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से प्रशिक्षक भेजे जाएंगे। ये सभी प्रशिक्षक मार्शल दाव क्षेत्र में हैं। इनमें से तियान जुवान मार्शल स्कूल, लिंग जुवान वू मार्शल अकादमी और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस सभी का आपसे टकराव है। बिल्कुल, चूंकि हमारी स्टार जुवान वू अकादमी का वातावरण अच्छा है, इसलिए हेवंस प्राइड अकादमी यहीं स्थित होगी। हमने पहले ही एक प्रांगण बना लिया है। मार्शल आर्ट्स अकादमी और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के अन्य शिष्य एक एक करके आएंगे। किन यून की दिलचस्पी और भी बढ़ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कोई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता या कुछ और है? मैं वाकई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि अब मैं कितना मजबूत हूँ। डू गुई ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि हेवंस प्राइड अकादमी कैसे चलेगी। अगर हालात ठीक नहीं है तो तुम जा सकते हो। मैंने सुना है कि अगर तुम हेवंस प्राइड अकादमी में अच्छे नतीजे लाओगे तो तुम्हें जुबान पॉइंट्स इनाम में मिलेंगे। इसके अलावा तुम्हें जादुई जानवरों को मारने के लिए प्रशिक्षक के साथ बाहर जाना होगा। ये बहुत खतरनाक होगा। किन यून ने जाने का फैसला किया। स्वर्ग गौरव अकादमी का पता लगाने के बाद वह वापस लौटा और सफेद कपड़े पहने। फिर वह स्टार जुवान वू अकादमी के पश्चिमी हिस्से की ओर चल पड़ा। वहाँ एक सुनसान परिसर था। ये परिसर नदी के दूसरी ओर था, जो पुल के पार से दिखाई देता था। आंगन कई सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन मरम्मत के बाद अब बिल्कुल नया हो गया है। प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, हेवंस प्राइड अकेडमी। स्वर्ग गौरव अकादमी में प्रवेश के लिए व्यक्ति को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक था। सबसे पहले उसे कम से कम 7वें स्तर का मार्शल बॉडी साधना का अभ्यास होना आवश्यक था। उसकी आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए थी। किन यून सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। हेवंस प्राइड अकादमी बहुत बड़ी थी। बीच में कई मंडप और 100 मीटर चौड़ा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान था। मैदान के बीचों बीच छात्रों के समूह जोर जोर से बातें कर रहे थे। एक बार जब किन यून अंदर गया तो उसने चमकदार नीले कवच पहने हुए जियो यांगलोंग को देखा। जियाओ यांगलोंग मार्शल दाओ क्षेत्र का था और वह ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस का प्रमुख शिष्य भी था।
जियाओ यांगलोंग ने किन यून को भी आते देखा था। भाई यूं, तुम आ ही गए। हुओ झोंग जोर से हंसते हुए दौड़ा। उसने पूरे शरीर पर काला कवच पहना हुआ था और बहुत ऊर्जावान और प्रभावशाली लग रहा था। मुरोंग डेरिन ने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के आलीशान नीले वस्त्र पहने हुए थे। हाथ में एक तहदार पंखा लिए वह मुस्कुराते हुए किन यून की ओर चल पड़ा। किन यून के आगमन से अन्य छात्र और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्य चुप हो गए। उनमें से कई लोग किन यून से कभी मिले नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसके द्वारा किए गए आश्चर्यजनक कार्यों के बारे में सुना था। तीसरे भाई हुओ, दूसरे भाई मुरोंग, तुम लोग भी आ गए। सबसे बड़े भाई जी कहाँ हैं, क्या वो नहीं आएंगे? किन यून ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह बता सकता था कि वे दोनों 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में पहुंच गए थे। हुओ झोंग मुस्कुराया। बिग बॉस अब बहुत ताकतवर हो गया है। अब जब वह ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस का संत है तो वह स्पिरिट बीस्ट को मारने निकल पड़ा है। भाई यून, वह जियाओ यांगलोंग भी यहाँ है। लिंग जुआन वो अकादमी के लोग भी हैं जो तुम्हें दुश्मन समझते हैं। किन यून ने तियान लिंग साम्राज्य के युवराज की हत्या कर दी थी। चूंकि युवराज के दादा लिंग शुवान वो अकादमी के उप प्राचार्य थे, इसलिए अकादमी में उनका उच्च स्थान था। इसलिए लिंग शुवानवु अकादमी का उनसे नफरत करना कोई अजीब बात नहीं थी। जब जियाओ यांगलोंग ने किन यून को देखा तो उसके चेहरे पर बर्फ सी जम गई। उसकी आंखों में हत्या का जुनून सवार हो गया और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ जो व्यक्ति किन यून से सबसे ज्यादा नफरत करता था वह खुद था। अगले 2 दिनों तक किन यून हुओ झोंग और मुरोंग दारिन के साथ रहा। वे हेवंस प्राइड अकादमी के आधिकारिक रूप से खुलने का इंतजार कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा छात्र आने लगे। कुल मिलाकर 200 लोग थे, सभी 7वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे या उससे ऊपर के और 10 8वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे में। हालांकि वहां वास्तव में 50 प्रशिक्षक थे। वे सभी मार्शल दाव क्षेत्र से थे। इससे ये स्पष्ट था कि संस्थान का बहुत महत्व था। किन यून को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षकों के समूह में सबसे कम उम्र की शियो यांगलोंग नहीं बल्कि लैन फेंगजिन थी। वो भी आई थी।